ओह! अक्रीमिया चलो ठीक है जैसे तुम कहो हम तो तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं लेकिन तुम जवाना की बात कर रही थी उसका क्या चक्कर है? साबू ने कहा। 10,000 पौंड की खातिर ही तो वसूल किए हैं मैंने कोरी ने जवाब दिया तो साबू यकलहत चौंक कर सीधा हो गया। उसके चेहरे पर एक बार फिर गुस्से के आसार नमूदार होने लग गए थे। क्या कह रही हो? उसकी खातिर मेरे दुश्मन की खातिर? ओह! फिर साबू की आंखों में फिर अलाव भड़कने लगा था। इसकी खातिर का मतलब तुम गलत समझे हो। उसे फिनिश करने की खातिर कौरी ने इस पर जल्दी से कहा तो साबू बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है कि जवाना को फिनिश करने का मुआवजा 10,000 पौंड मिला है? ये कैसे हो सकता है? इस नकारा आदमी की खातिर कौन 10,000 पौंड खर्च कर सकता है? साबू के लहजे में बेपनाह हैरत थी। एक नहीं दो आदमी फिनिश करने हैं। इत्मीनान से बैठ जाओ, गौर से मेरी बात सुनो। हमने आज रात से पहले पहले उनका खात्मा करना है। ये मुआहदे की सबसे अहम शर्त है और तुमने पहले ही वक्त ज़ाया कर दिया है, कोरी ने कहा और साबू दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। दो आदमी ओ तो यूं कहो कि असल मुआवजा इस दूसरे आदमी का होगा। ये जवाना तो बस वैसे ही साथ मारा जाएगा, साबू ने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी जवाना की तरह हबशी है, इस जैसा ही कदोकामत है उसका। मैंने तफसील मालूम कर ली है। उसका नाम जोसेफ है। जोसेफ और जवाना दोनों यहाँ होटल मंबासा में ठहरे हुए हैं। वो पाकिशिया से आए हैं, कोरी ने तफसील बताते हुए कहा। पाकिशिया? ओह हाँ, मुझे भी यही मालूम हुआ था कि वो पाकिशिया में किसी लाड का मुलाजिम हो गया है। शायद उस लाड का नाम जोसेफ होगा, साबू ने कहा। नहीं, उसके लाड का नाम अली इमरान है और वो हलाक हो चुका है, कोरी ने जवाब दिया तो साबू एक बार फिर चौंक पड़ा। उसके होंठ बेंच के और चेहरे पर एक बार फिर गुस्से के तासुरात उभरने लगे। तुम उसके मुतालिक इस कदर तफसील से कैसे जानती हो? बोलो। साबू के लहजे में शक की परछाइयाँ मौजूद थीं। जिसने ये काम दिया है उसने बताया है। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं क्या पाकिशिया गई हूँ जो मुझे मालूम हो? कोरी ने भी गुस्सैले लहजे में कहा। अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूँगा। आप तफसील से बता दो कि किसने ये काम दिया है और वो क्या चाहता है, साबू ने मुतमईन होते हुए कहा। वारक को जानते हो ना? उसने मुझे बुलाया था, उसने ये काम दिया है। उसका कहना था कि एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीम इमरान और उसके साथियों का खात्मा कराना चाहती है। इमरान को तो उसने पहले ही मुल्क पाकिशिया में हलाक करा दिया है, लेकिन इमरान के ये दो साथी अचानक यहाँ जिम्बाब्वे पहुँच गए हैं। इस तंजीम को उनकी यहाँ आमद की इत्तला मिल गई है और चूँकि इस तंजीम के चंद मफादात यहाँ जिम्बाब्वे में मौजूद हैं, इसलिए इस तंजीम को खतरा है कि कहीं इन दोनों मफादात को नुकसान पहुँचाने यहाँ ना आए हों। चुनाचे संदीप ने वारक को ये मिशन दिया है कि फौरी तौर पर इन दोनों का खात्मा कर दिया जाए। वारक को चूँकि मालूम है कि मैं जवाना की दोस्त रही हूँ और तुम जवाना के ज़बरदस्त दुश्मन हो, इसलिए वारक ने किसी और को ये मिशन देने के बजाय ये मिशन मुझे सौंप दिया है। उसे यकीन है कि हम दोनों मिलकर यकीनन उनका खात्मा कर देंगे, कोरी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उसने दुरुस्त सोचा है, लेकिन वारक तो ना सिर्फ मज़हबन बल्कि फितरतन भी यहूदी है। उसने इतनी बड़ी रकम कैसे दे दी, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही, साबू ने कहा। ये कारनामा मेरा है। तुम्हें तो मालूम है कि दूसरों की जेबें खाली कराने का फ़न मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता। वारक ने तो 500 पौंड मुआवजे की ऑफ़र की थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और वारक को बता दिया कि वो जवाना को अच्छी तरह जानती है। उस जैसे आदमी को फिनिश करना तकरीबन नामुमकिन है। वो दुनिया का एक नंबर पेशावर कातिल रहा है और वारक ने जिसको भी ये काम दिया तो जवाना तो उसके हाथों फिनिश नहीं होगा। अलबत्ता जवाना इससे वारक का पता चला लेगा और फिर वारक का जो अंजाम होगा वो पूरी दुनिया के लिए इंतहाई इबरत आमेज़ होगा। जवाना को अगर कोई हलाक कर सकता है तो वो सिर्फ हम दोनों हैं, तीसरा कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता। बस इस पर वो घबरा गया और उसने 1,000 पौंड मुआवजा कर दिया, लेकिन मैं 10,000 पर अड़ गई और आखिरकार उसे मेरी बात तस्लीम करनी पड़ी। लेकिन उसने शर्त यही लगाई है कि रात होने से पहले इन दोनों को ख़त्म हो जाना चाहिए। मैंने वादा कर लिया है और रकम बैंक में जमा करा कर यहाँ आई हूँ, कोरी ने कहा। गुड, ये बेहतरीन काम किया है तुमने। किस यहूदी से इतनी बड़ी रकम ऐंठ ली है? मिशन का क्या है? मैं भी जाकर इन दोनों को गोलियों से उड़ा देता हूँ। उनके कमरों के नंबर बताओ, साबू ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। सुनो, तुम कोई ऐसी हमाकत नहीं करोगे। वारक अहमक नहीं है कि उनके कत्ल के लिए इतनी बड़ी रकम दे दे। अगर उन्हें मारना इतना ही आसान होता जितना तुम समझ रहे हो तो ये काम वो 100 पौंड देकर किसी भी कुत्ते के पिल्ले से करा सकता था। जवाना 1000 आंखें रखता है और वो इंतहाई शफ़ाक और बेरहम आदमी भी है। उसे कत्ल करने के लिए हमें प्लानिंग करनी होगी, कोरी ने कहा। तुमने फिर उसकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी, साबू ने फंकारते हुए लहजे में कहा। ओके, फिर मैं जा रही हूँ। मैं रकम वारक को वापस करके उससे मास्टरत कर लेती हूँ, कोरी ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। अरे अच्छा वादा कि अब कुछ ना कहूँगा। इतनी बड़ी रकम तो हमें 10 साल में भी इकट्ठी नहीं मिल सकती। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, साबू ने फ़ौरन ही ढीला पड़ते हुए कहा। नहीं, अब मुझे महसूस होने लग गया है ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम उसका नाम सुनते ही पागल हो जाते हो। तुम इतना हौसला नहीं है कि ठंडे दिमाग से काम कर सको, कोरी ने कहा। कह तो रहा हूँ कि वादा रहा कि जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूँगा। कहो तो जाकर इस जवाना के पैर पकड़ लूँ, साबू ने कहा। अगर तुम वाकई ये रकम कमाना चाहते हो तो तुम्हें पूरी तरह हौसले और सब्र से काम लेना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है कि जवाना मुझे बेहद पसंद करता था। उसने मेरे लिए बेशुमार लड़ाइयाँ लड़ी हैं और तुम्हारे साथ भी उसका झगड़ा इसी वजह से होता था कि तुम मेरे कज़न थे और उसे शक था कि कहीं तुम मुझे ना ले उड़ो। लेकिन मेरी वजह से वो तुम्हें हलाक ना कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे कह रखा था कि अगर उसने तुम्हें कुछ कहा तो मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगी। और फिर अचानक वो गायब हो गया। फिर ये अफवाह फैली कि वो हलाक हो गया है। तब फिर हमारी दोस्ती हो गई और हमने शादी कर ली। बड़े अरसे बाद पता चला कि जवाना जिंदा हर पाकिस्तान में किसी लाट का मुलाजिम है, इसलिए यकीनन अब उसके मेरे मुतलिक जज्बात खत्म हो चुके होंगे। बल्कि उसने वहाँ किसी मशरकी लड़की से शादी भी कर ली होगी, उसे ये मालूम नहीं होगा।
कि हम दोनों क्रीम में छोड़कर यहाँ जिम्बाब्वे में रह रहे हैं। चुनाचे हम दोनों उसके पास जाएंगे, उससे दोस्तों की तरह मिलेंगे, बातें करेंगे। फिर अचानक तुम और मैं रिवॉल्वर निकालेंगे और पलक झपकने में उन दोनों का खात्मा कर देंगे। उन्हें शक न हो सकेगा कि हम उनके पास किस नीयत से आए हैं। इस तरह हम काम मुकम्मल कर लेंगे और 10,000 पाउंड के मालिक बन जाएंगे। कोरी ने कहा, ठीक है, जैसे तुम कहो। साबू ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये भी सुन लो कि अगर उसे तुम्हारी वजह से ज़रा भी शक पड़ गया तो फिर मुझे तो वो शायद कुछ ना कहे, लेकिन उसने तुम्हें लाजमन हलाक कर देना है और मैं तुम जैसे खूबसूरत और वजीह शोहर को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। इसलिए अच्छी तरह सोच लो, अब भी वक्त है। अगर तुमसे सब्र और हौसला नहीं हो सकता तो मेरा मुबारक को वापस कर देती हूँ। कोरी ने कहा, अरे नहीं डियर, तुम देखना मैं किस तरह शानदार अदाकारी करता हूँ। इतनी बड़ी रकम मिलने का चांस दोबारा नहीं मिल सकता और मैं इस चांस को हाथ से नहीं गंवाना चाहता। साबू ने जवाब दिया, ओके, फिर 01 रिवॉल्वर ले लो ताकि उन्हें हम पर असलहा साथ लेकर आने का शक न हो सके। हमें फौरी तौर पर ये काम कर देना चाहिए। और सुनो, जब तक मैं पर्स ना खोलूँ तुमने भी रिवॉल्वर नहीं निकालना, कितनी ही देर क्यों ना गुजर जाए। मैं रिवॉल्वर पर्स में लेकर जाऊंगी और ये भी सुन लो कि मेरा निशाना जवाना होगा और तुम्हारा निशाना जोसेफ और गोली ठीक दिल पर पड़नी चाहिए। कोरी ने तफसीली हिदायत देते हुए कहा। और कोरी की ये बात सुनकर कि वो खुद जवानों को निशाना बनाएगी, साबू के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के साथ साथ कदरे मुसरत के तासुरात भी उभर आए और वो इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। टैक्सी जैसे ही मोम्बासा होटल के मेन गेट के सामने रुकी, जोसेफ और जवाना दोनों टैक्सी से उतरे। जवाना ने टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गए। मुझे यकीन नहीं था कि ये काम इतनी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। अब हम मास्टर के आने तक फारिग हैं। जवाना ने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए जोसेफ से कहा और जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। तुम में वैसे भी कारोबारी सलाहियतें बेपनाह है। मैं तो तुम्हें जब भी कारोबारी भाव ताव करते देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। अब भी तुमने टीम के लिए जिस तरह भाव ताव किया है ये तुम्हारा ही काम था, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। और जवाना बेइख्तियार हंस पड़ा। तुमने कभी यहूदियों से कारोबार नहीं किया जोसेफ, ये यहूदी ताजर बेहद शातिर होते हैं, ये तो दूसरों की खाल उतार लेने से भी द्रेह नहीं करते, जवाना ने कहा। और जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट पर सवार होकर इस शानदार होटल की 6ठी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने एक सूट बुक कराया था जिसमें 2 कमरे थे, लेकिन दोनों मुश्तरका पोर्शन में खुलते थे। अलहदा सिटिंग रूम था और 4 लम्हों बाद वो दोनों सिटिंग रूम में पहुंच गए। मेरा ख्याल है खाना मंगवा लिया जाए, फिर यहाँ की सैर का कोई प्रोग्राम बनाएंगे, जवाना ने कहा। और एक तरफ पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक फ़ोन की घंटी बाज उठी। ये यहाँ किसका फ़ोन आ गया है, जवाना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जोसेफ के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात थे क्योंकि वो आज सुबह की यहाँ पहुँचे थे और 2 घंटे पहले वो इमरान के बताए हुए काम की वजह से होटल से एक खास अड्डे पर पहुँचे थे और अब वहाँ से सीधे यहाँ रहे थे और यहाँ इनका कोई वाकिफ़ भी नहीं था। शायद होटल वाले खुद खाने के लिए पूछना चाहते हों, जोसेफ ने कहा। और जवाना ने सर हिलाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जवाना ने तेज़ लहजे में कहा। जनाब, एक खातून आपसे बात करना चाहती हैं, मिसिस कोरी साबू, बात करा दो। दूसरी तरफ से ऑपरेटर की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। मिसिस कोरी साबू, वो कौन है, बात कराओ, जवाना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हेलो डियर जवाना, मैं कोरी बोल रही हूँ। दूसरी लम्हे एक मुतन्ना मिटलाती हुई लाड भरी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और जवाना बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके जहन में अपना वो दौर किसी फिल्म की तरह घूम गया जब वो मास्टर किलर्स का जवाना था और कोरी उसकी फ्रेंड थी और वो कोरी से वाकई दिलचस्पी रखता था। लेकिन फिर जब उसने क्रीमिया छोड़ा तो उसने सब कुछ ही जहन से निकाल दिया और अब अचानक कोरी की आवाज़ सुनकर उसके दिल में बेख्तियार गुदगुदी सी होने लगी। ओ कोरी, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, जवाना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने तो मुझे भुला दिया था, लेकिन देख लो मैं तुम्हें नहीं भूल सकी। हालांकि अब मैं मिसेस हूँ, अगर इजाज़त दो तो वहाँ तुम्हारे कमरे में आ जाओ। मेरे शोहर भी मेरे साथ है और तुम यकीनन उससे मिलकर खुश होगे। कोरी की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी। आ जाओ, जवाना ने कहा और रिसीवर एक झटके से रख दिया। न जाने क्या बात है कि कोरी की शादी और उसके शोहर का सुनकर उसका मूड खुद ब खुद ऑफ हो गया था। क्या बात है, कौन है ये मोहतरमा कोरी? पहले तो तुम इस बात करके बेहद खुश हुए थे, फिर तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। और जवाना हंस पड़ा। माजी की हमाकत है, न जाने कहाँ से टपक पड़ी, शायद हॉल में बैठी होगी, हमें देख लिया होगा। वैसे जोसेफ, न जाने क्या बात है, मुझे अब अपने माजी की बातें सोचकर अपने आप पर हंसी आती है। इस कोरी के खातिर न जाने मैंने खुद कितनी खूनज़ेल लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, कितने खून बहाए होंगे, अब तो उनकी तादाद भी याद नहीं। इस वक्त तो मेरी ये हालत थी कि अगर कोई कोरी की तरफ गौर से भी देख लेता था तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दिया करता था। लेकिन जब मैं मास्टर के पास रहने लगा तो मुझे एक लम्हे के लिए भी कोरी याद नहीं आई। आज उसने फ़ोन किया है तो अचानक सारी फिल्म मेरे जहन में चल पड़ी है, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैं भी देखूँ कि कैसी है जिस पर तुम मरते थे, जोसेफ ने हंसते हुए कहा। अब तो वो यकीनन बूढ़ी हो चुकी होगी, उसने शादी कर ली है, 10-12 बच्चे पैदा कर लिए होंगे। अरे हाँ, ऑपरेटर ने उसके नाम के साथ साबू का लफ्ज़ कहा था। ओ, अब मैं समझ गया, साबू उसका कज़न था, वो भी मेरी तरह पेशावर कातिल था, वो भी इस पर जान देता था। मैं तो यकीनन उसका खात्मा कर देता, लेकिन कोरी ने मुझे मना कर दिया था। चलो अच्छा हुआ दोनों ने शादी कर ली, जवाना मुसलसल बोले चला जा रहा था और जोसेफ हैरत से उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ये वही जवाना है जो बहुत कम बोलने का आदी था, लेकिन इस वक्त वो इस तरह मुसलसल बोले चला जा रहा था जैसे वो ज़िंदगी में कभी खामोश ही ना रहा हो। और उसी लम्हे पर उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो जवाना उठ खड़ा हुआ। तुम बैठो, मैं खोलता हूँ, जोसेफ ने कहा और तेज़ी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और फिर एक तरफ हट गया। दरवाजे पर एक मुतासिब जिस्म रखने वाली खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसके पीछे एक निकलते हुए काद लेकिन भारी जैसे का मर्द खड़ा था।
मर्द के जिस्म पर स्लेटी रंग का सूट था, जबकि उसकी औरत ने शोख सुर्ख रंग का स्कर्ट पहन रखा था और उसने हाथ में एक पर्स पकड़ा हुआ था। आ जाओ जवाना, तुम्हारा मुंतजिर है, जोसेफ ने स्पॉट लहजे में कहा। शुक्रिया, इस औरत ने कहा और बड़े लाते हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे मर्द अंदर दाखिल हुआ और जोसेफ ने बेइख्तियार होंठ बेच लिए, क्योंकि उससे औरत के साथ आने वाले आदमी के इसके करीब से गुजरते वक्त जेब में मौजूद असलहा का हल्का सा उबार नजर आ गया। लेकिन ये बात इस कदर काबिल तवज्जो नहीं थी, क्योंकि जाहिर है जवाना का माजी में ताल्लुक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लोगों से ना रहा था और हो सकता है कि इस आदमी का ताल्लुक जराइम पेशा लोगों से हो। और ऐसे लोग हर वक्त असलहा ज़रूर साथ रखते थे, लेकिन असल बात ये थी कि जैसे ही ये दोनों यके बाद दीगरे कमरे में दाखिल हुए थे, जोसेफ को किसी नामालूम खतरे का एहसास होने लग गया था। ऐसा एहसास जो जंगल में रहने वालों को एक खास जिसकी वजह से पहले हो जाया करता था। लेकिन फिर जोसेफ ने अपने जहन को झटक दिया, क्योंकि जवाना ने उसे सारी बात बता दी थी और जाहिर है उसे पूरी तफसील सुनने के बाद इन दोनों से किसी खतरे को महसूस करना हमाकत के सिवा और क्या हो सकता था। इसीलिए उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर तेज से कदम उठाता उनके साथ सिटिंग रूम में दाखिल हो गया। जवाना उठकर खड़ा हो गया। जवाना, कितने तवील अरसे बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन तुम में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोरी ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। सॉरी, मैं खवातीन से अब हाथ नहीं मिलाया करता, मशरिक में से बेहयाई समझा जाता है, जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा और अपना हाथ साबू की तरफ बढ़ा दिया। मुबारक हो साबू, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। कोरी जैसी हसीन खातून का तुम्हारी बीवी बन जाना वाकई तुम्हारे लिए खुशकिस्मती है। जवाना ने कोरी को जवाब देकर हुथी साबू की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। सॉरी, अगर तुम कोरी से मुसाफिया नहीं कर सकते तो मैं भी तुमसे मुसाफिया नहीं कर सकता, शाबू ने खुश्क लहजे में कहा। ओ अच्छा, कमाल है, इस कदर फरमा बरदारी, गुडी से मिलो, ये है मेरा साथी जोसेफ और जोसेफ ये मोहतरमा कोरी साबू और ये मिस्टर साबू। जवाना ने हाथ पीछे खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, लेकिन जोसेफ ने उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग देख लिया। आप दोनों से मिलकर मुझे खुशी हुई है, लेकिन जोसेफ ने भी सर्द मेहराना लहजे में कहा। उसे साबू की तरफ मुसाफे के लिए हाथ ना बढ़ाया था। बैठो साबू, अब जवाना अब मगरबी नहीं मशरकी हो चुका है, कोरी ने मुस्कुराकर साबू से कहा और वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। साबू की कुर्सी जोसेफ के सामने और कोरी की कुर्सी जवाना के सामने थी। मेज़ दरमियान के बजाय एक साइड में मौजूद थी। तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं? जवाना ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। डबल हॉर्स मंगवा लो, जाहिर है तुम तो वही पियोगे, कोरी ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैंने शराब भी नहीं छोड़ दी है, तुम अपनी बात करो, जवाना ने कहा। तो कोरी और साबू दोनों इस तरह चौंक पड़े जैसे उन्हें इलेक्ट्रिक करंट लग गया हो। क्या क्या मजाक कर रहे हो तुम और शराब, ये कैसे हो सकता है? कोरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। शराब की तो हकीकत ही क्या है, मैंने तो और भी बहुत कुछ छोड़ दिया है, अब मुझे ये सब चीज़ें इंतहाई घटिया लगती हैं। बहरहाल तुम्हारे लिए मंगवा लेता हूँ, जवाना ने कहा और रिसीवर उठा लिया। मेरे लिए लारस मंगवाना, और वो भी कम से कम 4 बोतलें, इससे कम मैं नहीं पिया करता, साबू ने बड़े फखरे लहजे में कहा और जवाना ने मुस्कुराते हुए होटल सर्विस को 4 बोतल लारस और 1 बोतल डबल हॉर्स भिजवाने के लिए कहा और रिसीवर रख दिया। मिस्टर जोसेफ भी नहीं पीते, कोरी ने हैरान होकर कहा। किसी ज़माने में पिया करता था, शब यार्ड की 10 बोतलें मेरा रोज़ का कोटा होता था, लेकिन फिर छोड़ दी, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? शिप यार्ड की 10 बोतलें रोज़ाना, ये कैसे मुमकिन है? इसकी तो 1 बोतल आदमी को औंधा कर देती है, साबू ने हैरान होते हुए कहा। जोसेफ दुरुस्त कह रहा है, मैंने इसे खुद पीते देखा है और 10 बोतलें पी जाने के बावजूद महाल है। जो जोसेफ की ज़ुबान तक लड़खड़ाए, जवाना ने कहा और साबू के होंठ बिंच गए। तुम यहाँ किस लिए आई हो? क्या कोई धंधा है? कोरी ने एक टांग दूसरी टांग पर रखते हुए पूछा। इस तरह करने से उसकी टांगों से स्कर्ट हादसा हट गया था। एक काम था मास्टर का, जवाना ने जवाब दिया, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की सी नागवारी के तासुरात नुमाया थे। आप ज़रा सीधी होकर बैठे, मिसेस गौरी, मर्दों के सामने इस तरह बैठना बेहयाई होती है, अचानक जोसेफ ने सख्त लहजे में कहा। ओ अच्छा, कमाल है, मशरिक में किस कदर बैकवर्ड है, कोरी ने भी सीधी होकर बैठते हुए नागवार से लहजे में कहा। उसे लम्हे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और जोसेफ एक झटके से उठ खड़ा हुआ और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चल लम्हों बाद वो वापस आया तो वेटर उसके साथ था, जिसने ट्रे में बोतलें रखी हुई थी। उसने खामोशी से 5 बोतलें साइड पर इस पर रखी और फिर वापस मुड़ गया। लो पियो, जवाना ने कहा और कोरी ने डबल हॉर्स बोतल उठाई, जबकि साबू ने जल्दी से लारेंस की बोतल उठाई। फिर कोरी ने तो गूंद गूंद पीना शुरू कर दिया, जबकि साबू ने बोतल खोलकर मुंह में डाली और घटाघट मुसलसल पीता चला गया। पहली बोतल खत्म करके उसने दूसरी उठाई और उसे भी अंदाज में पीना शुरू कर दिया। जोसेफ और जवाना दोनों होंठ बिंचे खामोशी से उसे नदीदों की तरह शराब पीते देख रहे थे। फिर जब कोरी ने 1 बोतल खत्म की तो साबू चौथी बोतल खत्म कर चुका था। शुक्रिया, साबू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी नुमाया हो गई थी, लेकिन बहरहाल वो नॉर्मल ही था। और सुनाओ, कैसे गुजर रही है तुम दोनों की यहाँ जिम्बाब्वे में? तुम कैसे आ गए? जवाना ने माहौल पर छा जाने वाली संजीदगी को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। हम दोनों गुज़िश्ता 6 सालों से यहीं रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर खरीद रखे हैं, इसलिए ठाठ से गुजर रही है, कोरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुड, अच्छी खबर है, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कैसे यहाँ जिम्बाब्वे में आए हो? कोरी ने साथ बैठते हुए शोहर की तरफ की नकियों से देखते हुए जवाना से पूछा। इसके साथ उसने मेज़ पर रखा हुआ पर्स उठाकर गोद में रख लिया। हम यहाँ अपने मास्टर के काम के लिए आए हैं, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, क्या मिस्टर जोसेफ तुम्हारे मास्टर हैं? कोरी ने एक बार फिर अपने शोहर की तरफ की नकियों से देखा और फिर गोद में रखे हुए पर्स का बटन खोलने लगी। कोरी ने जिस अंदाज में दोनों की तरफ देखते हुए अपने शोहर की तरफ मानी हेज नज़रों से देखा था, इस पर खामोश बैठा जोसेफ बेख्तियार चौंक पड़ा था, क्योंकि कोरी का शोहर साबू उसके सामने बैठा हुआ था। इसलिए जोसेफ ने देखा कि पहली बार जब कोरी ने अपने शोहर की तरफ मानी हेज नज़रों से देखा था तो उसका हाथ आहिस्ता से इस जेब में रिंग गया था, जिस जेब में जोसेफ को असलहे का हल्का सा उबार महसूस हुआ था। उसका हाथ भी लाशऊरी तौर पर हरकत में आ गया था।
लेकिन अब वो दोनों बदस्तूर इन दोनों की तरफ ही देख रहा था, जबकि जवाना सामने बैठी हुई कोरी को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोरी के लिए किसी खास टाइप के तासुरात नमूदार ना हुए थे, लेकिन जवाना की तमाम तर तवज्जो अपने सामने बैठी हुई कोरी पर ही थी। उसके शौहर साहब को तो उसने इस तरह नज़रअंदाज कर दिया था जैसे उसका वजूद अदम वजूद इसके लिए एक जैसा हो। नहीं, मेरा मास्टर है, ये तो जोसेफ मेरा साथी है, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी उसका फिक्र मुकम्मल ही हुआ था कि यकलहत कमरा रिवॉल्वर के धमाके और इंसानी चीखों से गूंज उठा, और इन चीखों में साबू कोरी के साथ जवाना की चीख भी शामिल थी। खबरदार, अब अगर हरकत की तो गोली दिल पर पड़ेगी, जोसेफ ने चीखते हुए कहा। और जवाना जिसके कांधे पर गोली लगी थी वो कुर्सी समेत नीचे जा गिरा था और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया था। तकलीफ और हैरत की मिलीजुली कैफियत की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह मसा दिखाई दे रहा था। उसने अपना दाएं हाथ बाएं कंधे पर रखा हुआ था जिसमें गोली लगी थी, जबकि साबू गोली खाकर उलटकर कुर्सी समेत नीचे गिरा था और इसका जिस्म मुसलसल फड़क रहा था और कोरी हाथ पकड़े आगे दोहरी हुई बैठी थी। तुम ठीक हो जवाना, मुझसे अंदाजे की गलती हो गई। मैं समझा कि ये सिर्फ ये आदमी ही फायर करेगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस लड़की ने भी रिवॉल्वर निकालकर तुम पर फायर कर देना है, इसलिए सिर्फ एक लम्हे की देर होगी और उसने फायर कर दिया, लेकिन उसका हाथ बहक गया। इस तरह तुम्हारी जान बच गई, जोसेफ ने कराते हुए लहजे में कहा। और इसी लम्हे कोरी यकलहत एक झटके से उठी और दूसरे लम्हे वो बिल्ली की तरह यकलहत जवाना पर झपट पड़ी, लेकिन दूसरे लम्हे वो पूरी तरह चीखती हुई उछलकर किसी गेंद की तरह कई फुट हवा में उछलकर एक धमाके से फर्श पर गिरी थी, क्योंकि उसने जैसे ही हमला किया था जवाना का वो हाथ जिस पर जख्म रखा हुआ था बिल्ली की तेजी से हरकत में आया था और इस तरह उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ कोरी के मुंह पर पड़ा था। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि कोरी कई फुट फिजा में उछलकर दूर जा गिरी थी। कोरी का शोहर साबू अब ठंडा पड़ चुका था, जबकि कोरी ने नीचे गिरते ही एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर एक झटके से नीचे गिरी और साकत हो गई। वो बेहोश हो चुकी थी। आओ मैं तुम्हारे दहम पर पट्टी कर दूं, खून मुसलसल निकल रहा है, जोसेफ ने कहा और तेजी से इस अलमारी की तरफ बढ़ गया जिसमें होटल की तरफ से फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद था। उसने फर्स्ट एड बॉक्स लाकर मेज़ पर रखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। फायरिंग और चीखों के बारे में उन्हें फिक्र नहीं था, क्योंकि इस शानदार होटल के तमाम कमरे साउंड प्रूफ थे और मौजूदा दौर में तमाम बड़े होटलों के कमरे खास तौर पर साउंड प्रूफ बनाए जाते थे और ऐसे कमरे मुसाफिर पसंद भी करते थे और इस तरह वह हर किस्म की डिस्टर्बेंस से महफूज हो जाते थे। जोसेफ बाथरूम की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक मुड़ा और तेजी से बरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वेटर की शराब देकर जाने के बाद कमरा अंदर से बंद न किया था, इसीलिए किसी भी लम्हे उसकी किसी के अचानक आने का खतरा पैदा हो सकता था। यही वजह थी कि इस बात का ख्याल आते ही वो बाथरूम जाते जाते बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। उसने दरवाज़ा लॉक किया, फिर वापस आकर उसने बाथरूम से पानी के जग भरा और सिटिंग रूम में आ गया, जहाँ जवाना कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर ऐसी कैफियत थी जैसे वो किसी गहरी सोच में गर्क हो। एक हाथ मुसलसल जख्म पर मौजूद था। कोरी ने हम पर कातिलाना हमला क्यों किया होगा? अगर साबू अकेला करता तो मैं यही समझता, तो उसने रकाबत की वजह से ऐसा किया होगा, क्योंकि ये शुरू से ही कोरी के मामले में इंतहाई मुतशिल मिजाज वाक़ हुआ था। लेकिन मुझ पर तो फायर कोरी ने किया है, उसकी वजह यहाँ हमारे मुतालिक कुछ भी ना जानता होगा, जवाना ने बड़बड़ाते हुए कहा। सब मालूम हो जाएगा। शुक्र करो कि इस बार हमारी कोई नेकी काम आ गई, वरना जिसे एतमाद भरे अंदाज में ये दोनों बैठे हुए थे, इस सूरत में इनकी फायरिंग से हम ना बच सकते। लेकिन एक तो मेरे अंदर मौजूद जंगली हिस्स ने मुझे खतरे का एहसास दिला दिया, तो दूसरा मैं इन दोनों के दरमियान होने वाले आंखों के इशारे से चौकन्ना हो गया। इसके बावजूद कोरी फायर कर लेने में कामयाब हो गई। अगर मेरी तरफ से साबू पर होने वाले फायर के अचानक धमाके की वजह से उसका हाथ जरा सा नाला रस्ता तो तुम अब तक मर चुके होते, जोसेफ ने एक जख्म पानी से साफ करके उसकी बैंडेज करते हुए कहा। और जवाना ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। वाकई इस बार मैं मुकम्मल तौर पर मार खा गया हूँ। मुझे दरअसल ख्वाब में भी ये तवक्को नहीं थी कि अचानक मिलने वाली कोरी इस तरह की हरकत भी कर सकती है। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया जोसेफ कि तुमने आज मुझे मौत के भयानक झपड़े से बाहर निकाला है, जवाना ने कहा और जोसेफ बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये देवता तानाका के साय की वजह से हुआ है। वो जंगलों और शिकारियों का देवता है और वो शिकारियों और जंगलों में रहने वालों के अंदर खतरे का वक्त से पहले एहसास कर लेने की हिस्स पैदा कर देता है। अगर ताना का देवता ऐसा ना करे तो जंगलों में रहने वाला एक आदमी भी दरिंदों और दूसरे इंतहाई जहरीले हशरातुल अर्ज़ से महफूज ना रह सके, जोसेफ ने कहा और जवाना बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब लिबास बदल लो ताकि जख्म छुप जाए और खून के दाग भी इस कोरी को बांधने के लिए कोई पर्दा उतार लो, रस्सी तो यहाँ मिलेगी नहीं। जोसेफ ने बैंडेज करने के बाद सीधा होते हुए कहा, मेरे बैग में नायलॉन की बारीक सी रस्सी का बंडल मौजूद है, वो निकाल लो और इस साबू की लाश भी उठाकर बाहर वाले बाथरूम में डाल दो। मैं बेडरूम के बाथरूम में लिबास बदल लेता हूँ, जवाना ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुम बेफिक्र हो, सब ठीक हो जाएगा, जोसेफ ने कहा और जवाना के बेडरूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ इसका सामान पड़ा हुआ था। उसकी बैग से रस्सी निकालकर उसने कोरी को एक कुर्सी पर बिठाया और बाकी रस्सी से उसने इसका जिस्म कुर्सी से जकड़ दिया। इस काम से फारिग होकर वो मुर्दा साबू की तरफ बढ़ा। उसने पहले तो साबू की जेबों की तलाशी ले ली, लेकिन उसकी जेबों में कुछ भी नहीं था। तमाम जेबें अक्सर खाली थी। उसने इसे बाजू से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ बाथरूम में ले जाकर एक तरफ डाल दिया। उसी लम्हे से बाथरूम के कोने में पड़ा हुआ जदीद कारपेट क्लीनर नजर आ गया, जिसके साथ एक बड़ा सा डिब्बा इस केमिकल का भी था, जिसके जरिए क्लीन पर पड़ जाने वाली शराब और दूसरे डब्बों को साफ किया जाता था। उसने कारपेट क्लीनर उठाया और आधे से ज़्यादा डिब्बा उसने इसकी मखसूस खाने में डालकर उसे बंद किया और फिर क्लीनर को बाहर लेकर उसने इसका कनेक्शन बिजली के प्लग से लगाया और उसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। वो इसको कालीन पर वहाँ चला रहा था जहाँ साबू के खून के धब्बे थे। 4 लम्हों बाद कालीन पर मौजूद खून के तमाम धब्बे साफ हो गए, तो उसने एक बार फिर पूरे कालीन पर उसे फेर कर वापस जाकर बाथरूम में रख दिया। अब इसका हिस्सा कालीन पहले की तरह साफ हो चुका था। अरे ये क्या, ये कालीन तो बिल्कुल साफ हो गया है, जवाना ने लिबास बदल कर सिटिंग रूम में दाखिल होते ही चौंक कर कहा। मैंने कारपेट क्लीनर से साफ कर दिया है, वरना हम पुलिस के चक्कर में फंस सकते थे, जोसेफ ने कहा और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। अब इससे कोरी को होश में लेकर आओ ताकि इसे असल हकीकत का इल्म हो सके। जब तक साफ बात ना होगी मेरे जहन में इस तरह आंधियाँ चलती रहेंगी, जवाना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लेकिन एक बात बता दो, पहले एक तरफ जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, जोसेफ ने कहा तो जवाना बेइख्तियार हंस पड़ा।
अरे नहीं जोसेफ, ना मैं पहले जज्बाती था ना मैं अब हूँगा। असल में तवील अरसे के बाद अचानक जब माजी सामने आए तो मैं माजी में खो गया था, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। और जोसेफ सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बंदी बैठी कोरी की तरफ बढ़ा। उसने एक हाथ से इसका मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब कोरी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो जोसेफ ने पीछे हटकर जवाना के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कोरी ने कराहते हुए आंखें खोल दी। पहले तो चंद लम्हे वो हाली हाली नजरों से जोसेफ और जवाना को देखती रही। फिर अचानक एक झटके से उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कुर्सी पर जकड़ी होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा ही सकी। माम मैं मजबूर थी जवाना, यकीन करो मैं मजबूर थी जवाना। साबू ने जैसे ही तुम्हें यहाँ होटल में देखा वो यही समझा कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। वो बुरी तरह बिगड़ गया। मैंने उसे बहुत यकीन दिलाया, लेकिन वो अपनी बात पर बजिद रहा। उसने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें उसके सामने कत्ल कर दूँ तब भी वो मेरी बात पर यकीन करेगा, वरना वो मुझे मार डालेगा। और वो यकीनन ऐसा कर गुजरता। इसलिए मजबूरन अपने आप को और अपनी शादी को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं शर्मिंदा हूँ जवाना, यकीन करो मैं शर्मिंदा हूँ। अरे वो साबू कहाँ गया? उसे तो शायद तुमने गोली मार दी थी कहीं कहीं। वो कोरी ने बात करते करते चौंक कर इसे देखते हुए कहा, जिधर उसके साथ साबू कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन अब कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। हमने उसे अस्पताल भिजवा दिया है और फौरी ऑपरेशन की वजह से वो बच गया है। तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो, जवाना ने स्पॉट लहजे में कहा। और कोरी के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। देखो कोरी, तुम जवाना की दोस्त रही होगी, लेकिन मुझे लड़कियों से कभी दिलचस्पी नहीं रही। इसलिए जवाना के मुतालिक तुम्हारे मुतालिक जो भी जज्बात एहसास हो, मेरे लिए तुम्हारा वजूद दुश्मन की तरह है। और मेरा ताल्लुक अफ्रीका के जिस कबीले से है, हम दुश्मन को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारने के आदी हैं कि इसकी रूह क़यामत तक आतिशी झील के किनारे पर उगने वाले सुनहरी सरकंडों के सरों पर तड़पती रहती है। मुझे मालूम है कि तुमने अब तक जो कहा है वो सरासर बकवास है। मैंने तुम खुद साबू को इशारा करते देखा था और तुम्हारे इन इशारों की वजह से ही मैं चुकाना हुआ था, वरना तो शायद तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाते। और इस वक्त तुम्हारी लाशों पर खड़े कह कहे लगा रहे होते। इसलिए जो कुछ हकीकत है वो बता दो, वरना तुम्हारा जो हशर मेरे हाथों होगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जोसेफ ने पहाड़ खाने वाले लहजे में कहा। माम मैं सच कह रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे जाने दो जवाना, कोरी ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। लेकिन जवाना का चेहरा स्पॉट ही रहा। इस लम्हे जोसेफ एक झटके से कुर्सी से उठा। उसने साथ पड़ी हुई तपाई पर शराब की खाली बोतलों में से एक बोतल को गर्दन से पकड़ा और उसके निचले हिस्से को तपाई पर जोर से मारा तो छनाके के साथ बोतल दरमियान से टूट गई। और अब जो हिस्सा जोसेफ के हाथ में रह गया था इसमें शीशे की हंजरनुमा दो तेज नोकें नजर आ रही थी। जोसेफ टूटी हुई बोतल उठाए होंठ बेचे कुर्सी पर बंदी बैठी कोरी की तरफ बढ़ गया। बोलो, सच बोलो, वरना एक लम्हे में शीशे के दोनों हंजर तुम्हारी आंखों में घिस जाएंगे। बोलो, जोसेफ ने भूखे भेड़िए की तरह कराते हुए कहा। माम सच कह रहा हूँ माम कोरी ने कदरे खौफजदा से लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे कमरा उसके हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा। जोसेफ ने इंतहाई बेदर्दी से हाथ घुमाया था और कोरी का खूबसूरत गाल आधे से ज़्यादा कट गया था। दो मतवाज़ी जख्म उसकी ठोड़ी से कान तक चले गए थे। सच बोलो वरना इस पर वाकई आंखों में मार दूंगा। जोसेफ की गिराहट और ज़्यादा बढ़ गई। जवाना होंठ बीच खामोश बैठा हुआ था। जवाना मुझे बचा लो, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, मुझे बचा लो, कोरी ने इस पर हज़ाने अंदाज में चीखते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से एक और कर्बनाक चीख निकली और उसका जिस्म बंदे होने के बावजूद इस तरह तड़पने लगा जैसे उसे रेशा हो गया हो। इस पर जोसेफ ने उसकी गर्दन की साइड पर जख्म डाल दिए थे। सच बता दो कोरी, फिर शायद मैं तुम्हें जोसेफ से माफ़ी दिला सकूं, जवाना ने स्पॉट लहजे में कहा। वारक ने मुझे ये मिशन दिया था 10,000 पाउंड में। वारक ने ग्रीन वुड पार्क के वारक ने मैं सच कह रही हूँ, अब मैं वाकई सच कह रही हूँ, मुझे बचा लो प्लीज़ जवाना, मुझे बचा लो, वरना ये बेरहम और सफाक आदमी वाकई मेरी बोटियाँ उड़ा देगा। कोरी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। रुक जाओ, अब ये सच बोलने लग गई है, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। और जोसेफ हाथ में टूटी हुई बोतल पकड़े वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। कौन है ये वारक और उसने मेरे कत्ल के लिए तुम्हें इतनी हती रकम क्यों दी थी? पूरी तफसील बताओ, जवाना ने स्पॉट लहजे में कहा। मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ तफसील से बता देती हूँ, कोरी ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। वारक यहाँ का बहुत बड़ा बदमाश और गुंडा है, बड़े बड़े जराइम में मुलविस रहता है। उसके पास अपना पूरा ग्रुप है, वो मंशियात असलहा और ऐसे काम करता है। कत्लो गारत का काम उसका ग्रुप नहीं करता। साबू यहाँ इंतहाई खौफनाक पेशावर कातिलों के तौर पर मशहूर है और उसकी बुकिंग मैं करती हूँ। जब भी वारक को किसी अहम आदमी को कत्ल कराना हो तो वो मेरी मार्फत साबू की खिदमत हासिल करता है और आज तक उससे नाकामी नहीं हुई। उसने मुझे अपने दफ्तर में बुलवाया, फिर उसने मेरे सामने तुम्हारी और जोसेफ की तस्वीरें रख दी। ये तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे चलते हुए पोज में खींची गई थी। मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर चौंक पड़ी, लेकिन वारक ने उसका ख्याल ना किया। उसने मुझे कहा कि तुम दोनों बाकीशिया से आए हो और किसी अली इमरान नामी शख्स के साथ ही हो। वारक ने बताया कि कोई बैनुल अक़वामी तंजीम इमरान और उसके साथियों के खिलाफ काम कर रही है। उसके आदमी ने इस इमरान को बाकीशिया में हलाक कर दिया है, लेकिन तुम दोनों बचकर यहाँ आ गए हो, इसलिए तुम दोनों को फौरी तौर पर कत्ल होना चाहिए। चूँकि उसने मुआवजा मेरी तवक्को से ज़्यादा दे दिया था, इसलिए मैंने मिशन ले लिया। क्योंकि सच्ची बात भी यही है कि तुम्हारी यहाँ आमद से मुझे खतरा पैदा हो गया था कि अगर साबू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो लामहाला वो यही समझेगा कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो और वो तुम्हें भी हलाक कर देगा और मुझे भी, इसीलिए मैंने मिशन कबूल कर लिया। और फिर जब मैंने इसके बारे में साबू को बताया तो वाकई वो मुझसे उलझ पड़ा। उसका यही ख्याल था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने मुझे बहुत मारा पीटा, लेकिन जब मैंने उसे 10,000 पाउंड दिखाए तब उसे यकीन आया। लेकिन उससे ये शर्त लगा दी थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूं, जोसेफ को वो मारेगा। और चूँकि उसे तुम्हारे मुतालिक मालूम था कि तुम किसी सूरत भी उनसे कम नहीं हो, इसलिए अगर तुम्हें ज़रा सा भी शक पड़ गया तो तुम ना सिर्फ बच जाओगे बल्कि उसे भी हलाक कर दोगे। इसलिए यही तय हुआ कि मैं पहले तुम पर पूरा एतमाद जमाऊँ, इसके बाद हम इकट्ठे ही फायर कर दें। और इसकी निशानी यही रखी गई कि मैं पर्स खोलूँगी तो वो जेब में मौजूद 01 रिवॉल्वर को थाम लेगा और फिर मैं और साबू इकट्ठे ही रिवॉल्वर निकाल कर तुम दोनों पर फायर खोल देंगे।
लेकिन न जाने क्या हुआ, जोसेफ ने अचानक फायर कर दी और साबू की चीख और जोसेफ के फायर की वजह से मेरा हाथ काम गया और गोली तुम्हारे दिल की बजाय कांधे में लगी और साबू भी जख्मी हो गया और तुम और जोसेफ दोनों बच गए। कोरी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। वारक का ताल्लुक किस तंजीम से है? जवाना ने कहा। वो जिम्बाब्वे का किंग कहलाता है, उसकी अपनी तंजीम है। वैसे सुना यही गया है कि उसका ताल्लुक दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमों से भी है। कोरी ने जवाब देते हुए कहा। उसका फ़ोन नंबर क्या है? जवाना ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी उसे फ़ोन नहीं किया। कोरी ने जवाब दिया। क्या ज़रूरत है फ़ोन वगैरह करने की, वहीं चलते हैं, उससे रूबरू बात होगी। जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन क्या वो इस वक्त वहाँ मौजूद होगा? जवाना ने कोरी की तरफ देखते हुए कहा। वो बार के नीचे बने हुए तहखानों में रहता है, लेकिन कोई अजनबी उस तक नहीं पहुँच सकता और तुम दोनों को तब वो दुश्मन है। तुम्हारे वहाँ पहुँचते ही उसके एक एक आदमी तुम्हें गोलियों से उड़ा देंगे। कोरी ने जवाब देते हुए कहा। जो होगा देखा जाएगा। इस जैसे चूहे अगर शेरों के मुंह आने लग गए तो फिर जंगलों को शेरों से हाली हो जाना चाहिए। जोसेफ ने घबराते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। देखो कोरी, एक शर्त पर तुम्हें माफ़ किया जा सकता है, अगर तुम हम दोनों को इस वारक तक पहुंचाने या किसी तरह से यहाँ बुलाने का कोई तरीका इस्तेमाल कर सको। जवाना ने कहा और जोसेफ के बिंचे हुए होंठ और ज़्यादा बिंच गए, क्योंकि जवाना के रवैये और उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वह भी कोरी को हलाक ना करना चाहता था और उसके लिए बहाने ढूंढ रहा है। वो यहाँ तो किसी कीमत पर ना आएगा, लेकिन अलबत्ता मैं तुम्हें खुफिया रास्ते से अंदर ले जा सकती हूँ, लेकिन रास्ते में इसके मुसल्लह मुहाफिज मौजूद होंगे, उनसे निपटना तुम्हारा काम है। कोरी ने कहा। ठीक है, उनसे तो हम निपट लेंगे, लेकिन ये भी सुन लो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचाने का आखिरी मौका मिल रहा है। अगर तुमने कोई शरारत करने की कोशिश की तो फिर जवाना ने घबराते हुए कहा। नहीं, मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। मैं उसे बता दूंगी कि तुम बच गए और फिर तुम मुझे मजबूर करके यहाँ ले आए हो। साबू के अस्पताल जाने की वजह से वो मेरी बात पर यकीन कर लेगा और सच्ची बात यह है कि वो मुझे पसंद करता है और जब भी साबू जिम्बाब्वे से बाहर जाता है तो वो मुझे अपने पास बुला लेता है। कोरी ने कहा तो जवाना की आंखों में जैसे शोले से भड़क उठे। तो तुम अब तवाइफ बन चुकी हो। साबू से शादी के बावजूद भी तुम गैर मर्दों के पास रहती हो। जवाना ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। नो, इसमें क्या हर्ज है? शादी के मतलब तो नहीं है कि मैं। कोरी ने इस तरह हैरत भरे लहजे में कहना शुरू किया जैसे उसे जवाना की इस बात पर हैरत हुई हो, मगर इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता। कमरा एक बार फिर रिवॉल्वर के धमाके और कोरी के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। कोरी गोली खाकर कुर्सी समेत उलटकर पीछे जा गिरी और फिर कुर्सी समेत ही कालीन पर कुछ देर तक फड़कती रही। फिर साकत हो गई। जवाना के हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था और उसकी नाल से अभी तक धुआं निकल रहा था। उसकी आंखों में अब कोरी के लिए इंतहाई नफरत के आसार नुमाया थे। घटिया औरत तवाइफ, जवाना ने इंतहाई हकारत भरे लहजे में कहा और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, जबकि जोसेफ के लबों पर मुस्कुराहट थी। अब इन दोनों लाशों को यहीं छोड़ जाएं या? जोसेफ ने कहा तो जवाना चौंक पड़ा। ओ, ये तो वाकई मसला बन जाएगा। किसी भी लम्हे ये लाशें चेक हो सकती हैं और हमारे लिए मसला बन जाएगा। जवाना ने कहा। वो वेटर उन्हें हमारे पास बैठा देख चुका है और हमने इनके लिए शराब भी मंगवाई है और कोरी ने काउंटर से तुम्हें यहाँ कमरे में फ़ोन भी किया था, इसलिए अब तो जहाँ भी उनकी लाशें मिलेंगी शक हम पर ही किया जाएगा, फिर यहाँ की पुलिस हमें बुरी तरह घेर लेगी। जोसेफ ने कहा। और तुम्हारा जहन बहुत तेज़ चल रहा है, फिर क्या होना चाहिए? जवाना ने कहा। वो शायद कोरी की वजह से इस वक्त जहनी तौर पर बुरी तरह उलझा हुआ था। तुम्हारा कसूर नहीं है जवाना, मैं तुम्हारी जहनी हालत को अच्छी तरह समझता हूँ। हम इन्हें यहाँ छोड़कर खामोशी से निकल जाएंगे। मास्क मेकअप का सामान खरीद कर किसी पब्लिक बाथरूम में मेकअप करेंगे और फिर किसी और होटल में कमरे लेने के बाद हम वारक के पास जाएंगे। जोसेफ ने कहा। लेकिन मास्टर ने तो हमें इस होटल में रहने के लिए कहा था, वो तो हमें यहीं तलाश करेंगे। जवाना ने कहा। बास की फिक्र मत करो, वो हमें तलाश कर लेगा या हम उसे कर लेंगे। पहले हमें इस वारक से निपटना है कि उसने हमारे कत्ल का मिशन किस तंजीम से हासिल किया है। हो सकता है उसका ताल्लुक भी इसी तंजीम से हो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, और अगर ऐसा है तो फिर बास और दूसरे साथी भी यहाँ पहुँचते ही शदीद खतरे में घिर जाएंगे। जोसेफ ने कहा। गुड, वेरी गुड, तुम तो मास्टर से भी ज़्यादा दहानत का सबूत दे रहे हो। मैं तो यही समझा था कि तुम्हें सवाए देवताओं की और कुछ नहीं आता। जवाना ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। जब बास साथ हो तो फिर मेरा जहन इसीलिए काम नहीं करता कि बास का अजीम जहन काम कर रहा होता है और उसके अजीम जहन के सामने अपना जहन इस्तेमाल करना उसके अजीम जहन की तौहीन है। लेकिन जब बास मौजूद ना हो तो फिर बहरहाल छोड़ो, ये सब कुछ तो बास के साथ रहने की वजह से है, वरना मैं तो वही हूँ जो जंगलों में हाथियों की गर्दनें मरोड़ कर उन्हें गिराने और शेरों के जबड़े चीर कर फेंक देने के सिवा और कुछ भी न किया करता था। जोसेफ ने कहा और जवाना बेइख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, मैं अपनी रस्सी खोलता हूँ, तुम इस दौरान सामान वगैरह पैक कर लो। वैसे एक बात है कि ऐसा ठीक नहीं रहेगा कि तुम बाहर जाकर मास्क मेकअप का सामान ले आओ, फिर हम इस कमरे में ही मेकअप करके बाहर निकलें। जवाना ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। अब तुम्हारे जहन ने भी काम करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि अब कोरी का असर खत्म हो गया है। जोसेफ ने कहा और जवाना के मुस्कुराने पर वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान और टाइगर जिम्बाब्वे के एयरपोर्ट पर से बाहर आए तो इमरान एयरपोर्ट के बैरूनी दरवाजे से मुल्हिका टैक्सी स्टैंड पर खड़े एक लंबे कद और ठोस जिस्म के हबशी को देखकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। इमरान और टाइगर दोनों क्रीमी मेकअप में थे। टाइगर के हाथ में ब्रीफ केस था जबकि इमरान हाले हाथ था। ये लुजागा यहाँ कैसे पहुँच गया? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, फिर सीढ़ियाँ उतरकर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। कौन बास? टाइगर ने इसके साथ चलते हुए चौंक कर पूछा। ये सामने वो नीले रंग की टैक्सी के साथ जो आदमी खड़ा है उसका नाम लुजागा है, ये जवाना का दोस्त है। एक बार मैं जवाना के साथ अक्रीमिया गया था तो हम भी उसके घर में गए थे।
बड़ा मुखलिस और काम का आदमी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद वो टैक्सी स्टैंड के करीब पहुंच गए। फिर बेशुमार टैक्सी ड्राइवरों ने उन्हें घेर लिया। हर टैक्सी ड्राइवर उन्हें अपनी टैक्सी में बिठाने का ख्वाहिशमंद था और इमरान उसकी वजह जानता था, क्योंकि वो दोनों इस वक्त एग्रीमेंट बने हुए थे और यहाँ टैक्सी ड्राइवर जानते थे कि एग्रीमेंट टिप बड़ी फराहदिली से देते थे। यही वजह थी कि वो सब मक्खियों की तरह इन दोनों को चिमट गए थे। लेकिन लुजागा उसी तरह अपनी जगह खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर ऐसे असरात थे जैसे उसे अपने हमवतनों को एग्रीमेंट की खुशामद करते देखकर बड़ी नफरत सी हो रही थी। सुनो, हमारे पास किराया नहीं है, रास्ते में हमारे बटवे किसी ने निकाल लिए हैं, इसलिए अगर आप में से कोई हमें मुफ्त पे ले जाए और साथ खाना भी खिलाए और अपने पास रहाइश भी दे तो हम तैयार हैं। हम यहाँ से अपने रिश्तेदारों को हाथ लिखेंगे, अगर पैसे आ गए तो तुम्हें मिल जाएंगे, वरना इसे मेहमान नवाजी समझना, बोलो कौन ले जाएगा। इमरान ने हाथ उठाकर टैक्सी ड्राइवरों से कहा तो सारे टैक्सी ड्राइवर इस तरह तितर बितर हो गए जैसे इमरान और टाइगर दोनों किसी भयानक मुतद्दी मर्ज में मुब्तला हो। टैक्सी ड्राइवरों को खतरा हो कि अगर चंद लम्हे मजीद उनके नज़दीक रहे तो वो भी इस तरह मर्ज का शिकार हो जाएंगे। देखते ही देखते मैदान साफ हो गया और इमरान मुस्कुराता हुआ लुजागा की तरफ बढ़ गया। ए मिस्टर, क्या यहाँ के लोग मेहमान नवाज नहीं होते? इमरान ने लुजागा के करीब जाकर हैरत भरे लहजे में कहा। मेहमान नवाज क्या मतलब? लुजागा ने हैरान होकर पूछा। हमने तुम्हारे साथी ड्राइवरों से कहा है कि हमें मेहमान बनाकर साथ ले जाओ, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, सब वापस चले गए हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और लुजागा बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ओह, इसलिए सब इतनी तेजी से वापस भागे हैं, लेकिन तुम क्यों मेहमान बनना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास रकम नहीं है? लुजागा ने कहा। रकम तो है, बहुत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर लुजागा ने और ज़्यादा हैरान होकर कहा, अरे तो क्या तुम सिर्फ कलाश और मुफलिस आदमियों को मेहमान बनाते हो? क्या ये यहाँ का रवाज है? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। लुजागा इमरान की बात सुनकर चौंक पड़ा। तुम्हारी बात भी ठीक है, मेहमान तो मेहमान ही होता है, आओ बैठो, अब तुम मेरे मेहमान हो, लुजागा ने कहा और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। वह इसे कहते हैं मेहमान नवाजी की ना जान ना पहचान और बना लिए मेहमान, इमरान ने टाइगर के साथ भी सीट पर बैठते हुए कहा। लुजागा बेइख्तियार हंस पड़ा। मेहमान तो मेहमान ही होता है साहब, लुजागा ने हंसते हुए कहा और कार आगे बढ़ा दी। मेहमानों की कई किस्में होती हैं मिस्टर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लुजागा, मेरा नाम लुजागा है, लुजागा ने जवाब देते हुए कहा। मिस्टर लुजागा, मैं कह रहा था कि मेहमानों की भी कई किस्में होती हैं, एक होते हैं मेहमान, दूसरे होते हैं बिन बुलाए मेहमान और तीसरे होते हैं बुलाए जान, और यकीनन हम तुम सोच रहे होगे कि हमारा ताल्लुक तीसरी किस्म से ही है, इमरान ने जवाब दिया। लुजागा एक बार फिर बेइख्तियार हंस पड़ा। एक और किस्म भी होती है साहब, और वो है दिलचस्प मेहमान, और आपका ताल्लुक इसी किस्म से है, लुजागा ने फौरन जवाब दिया। इस बार इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। फिर लुजागा ने कार जैसे ही एक चौक से दाएं तरफ को मोड़ी, इमरान चौंक पड़ा। और तुम हमें किस तरफ ले जा रहे हो मिस्टर लुजागा? इमरान ने चौंक कर पूछा। अपना घर जैसा भी है अब तो आपको कबूल ही करना पड़ेगा, लुजागा ने हंसते हुए कहा। इसे कबूल करने के चक्कर में तो अब तक हमारे भी रहे हैं, यही लफ्ज़ तो अब तक हमारी किस्मत में लिखा नहीं गया, इसलिए मिस्टर लुजागा तुम पहले हमें होटल मंबासा ले चलो, हम वहाँ खाना खाएंगे, बिल बेशक तुम दे देना, इसके बाद बैठकर हम सोचेंगे कि मेहमानों को कहाँ रहना चाहिए, क्योंकि दानिश्वरों का कौल है कि भूखे पेट जहन में अच्छे ख्यालात नहीं आते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। होटल मंबासा, मगर लुजागा होटल मंबासा में खाने का सुनकर ही परेशान हो गया था। हाँ हाँ, सुना है बेहद शानदार होटल है, बड़ा आला खाना मिलता है और महंगा भी है, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इस दौर में, क्योंकि अब बच्चे और बेहतर की पहचान उसकी कीमत से होती है। एक चीज़ की कीमत अगर 1000 पाउंड हो तो बेकार, और अगर इसी चीज़ की कीमत 50,000 पाउंड बना दी जाए तो दुनिया की सारी खूबियाँ उसमें खुद जमा हो जाती हैं। इमरान की ज़ुबान रवा हो गई। लेकिन साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं होटल मंबासा में आपको खाना खिला सकूं, लुजागा ने आखिरकार कह ही दिया, और इमरान उसकी बात सुनकर बेइख्तियार हंस पड़ा। गुड मेज़बान को ऐसा ही साफ को होना चाहिए, साफ को मेज़बान की बहुत जल्द मेहमानों से जान छूट जाती है। वैसे तुम फिक्र ना करो, हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है जवाना, किसी ज़माने में वो मास्टर किलर नामी तंजीम का रुकन था, ग्रेट आदमी है, वो होटल मंबासा में रह रहा है, मैं उसे कह दूंगा वो बिल अदा कर देगा, इमरान ने कहा। तो लुजागा चौंक पड़ा। जवाना, मास्टर किलर्स का जवाना, और यहाँ ये कैसे मुमकिन है? लुजागा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों, यहाँ जवानों के आने पर पाबंदी है? फिर तो हमें भी वापस भेज दिया जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप जवाना को कैसे जानते हैं? ओ हाँ, समझ के, आप भी अक्रीमियन है और जवाना भी अक्रीमिया में रह चुका है, मगर आपको कैसे मालूम हुआ कि जवाना मंबासा में है? अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं मुझसे उसका टकराव जरूर हो जाता, लुजागा ने लाशौरी अंदाज में बोलते हुए कहा। लेकिन इसके साथ उसने एक चौक से कार को सड़क पर मोड़ दिया जो मंबासा होटल को जाती थी। चूँकि यहाँ आने से पहले इमरान यहाँ का तफसीली नक्शा अच्छी तरह चेक कर चुका था, इसीलिए उसे सड़कों के नाम और उनकी तफसीलात का अच्छी तरह इल्म हो चुका था। जवाना से कौन वाकिफ नहीं है? अब देखो, तुम्हारी बातों से भी यही लगता है कि तुम भी जवाना से वाकिफ हो। हालांकि मेरा ख्याल है कि जवाना ज़िंदगी में पहली बार जिम्बाब्वे आया था, इमरान ने कहा। मैं भी पहले क्रीमिया में ही रहता था, जिम्बाब्वे मेरा वतन है। एक हादसे में मेरी बीवी और 2 बच्चे हलाक हो गए तो मेरा दिल क्रीमिया से उचाट हो गया और मैं यहाँ वापस आ गया। मुझे यहाँ आए हुए 4 साल हो गए हैं। जवाना मेरा बेहतरीन दोस्त था, लुजागा ने कहा। दोस्त था? क्या मतलब अब दोस्त नहीं है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब भी है, मैंने तो कहा इससे कि तवील अरसे से उससे मुलाकात नहीं हुई। मेरा ख्याल है 4-5 साल गुजरे हो गए होंगे जब वो अपने मास्टर के साथ वहाँ एक्रीमिया में मेरे घर मुझसे मिलने आया था। लुजागा ऐसे बोल रहा था जैसे वो अपने माजिक को मिलने गया हो। मास्टर क्या मतलब? कि जवाना ने तालीम बालिगा के किसी स्कूल में दाखिला ले लिया था, इमरान ने कहा। तो लुजागा बेइख्तियार हंस पड़ा। ये बात नहीं, जवाना अपने पास को मास्टर कहता है। वैसे जवाना का मास्टर जिसका नाम इमरान था, हाँ याद आ गया, इमरान ही था, बेहद दिलचस्प आदमी था, लुजागा ने कहा। और इमरान एक बार फिर हंस पड़ा।
था का लफ्ज़ शायद तुम्हारा तकिए कलाम है। जवाना भी था और मास्टर भी था, इमरान ने कहा तो इस बार लुजागा बेइख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद होटल मंबासा की अजीमुशान इमारत के सामने वो पहुंच गए। जाकर मालूम करो कि जवाना का कमरा कौन सा है और वो कमरे में मौजूद भी है या नहीं, ताकि अचानक छापा मारा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेहमानों का सुनकर फरार हो जाए, फिर हमें खाने पर अपनी रकम खर्च करनी पड़े। इमरान ने लुजागा से कहा। आप रकम की परवाह न करें जनाब, अगर आप जवाना के दोस्त हैं तो फिर आप मेरे भी दोस्त हैं। मुझे चाहे अपनी टैक्सी ही क्यों न बेचनी पड़े, मैं आपकी खिदमत जरूर करूंगा, लुजागा ने कहा। फिक्र ना करो, अगर ये तुम्हें टैक्सी बेचनी भी पड़ी तो हम खरीद लेंगे इसे। इतनी रकम है हमारे पास और तुम्हारी टैक्सी की हालत बेहतरीन है, सौदा घाटे का नहीं रहेगा। इमरान ने जवाब दिया। लुजागा होर्न बेंच कार से उतरा और फिर लंबे लंबे कदम उठाता वो होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। आप इसे हकीकत बता देते, बात से ये इस कदर परेशान तो ना होता, लुजागा के जाने के बाद टाइगर ने कहा। जवाना का दोस्त है, वो चाहे से हकीकत बताए या ना बताए ये इसका मसला है, इमरान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया और टाइगर होर्न बेंच कर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद लुजागा तकरीबन दौड़ता हुआ वापस आया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमायां थे। गजब हो गया जनाब, जवाना के कमरे में 2 लाशें मिली हैं और जवाना गायब है, पुलिस उसे तलाश कर रही है, लुजागा ने ड्राइविंग सीट पर एक धमाके से बैठते हुए कहा। उसके चेहरे पर इस तरह हवाइयां उड़ रही थी जैसे वो शदीद हरासा हो। क्या क्या कह रहे हो, इमरान ने चुनकर हैरत भरे लहजे में पूछा। काश जवाना ये काम ना करता, यहाँ की पुलिस क्रीमिया की तरफ नहीं है, यहाँ की पुलिस तो इंतहाई होनहार है, खाल खींच लेती है, लुजागा ने बड़बड़ाते हुए कहा। हुआ क्या है मिस्टर, इमरान का लहजा यकलहा सर्द हो गया। जवाना ने अपने कमरे में 2 अफराद को कत्ल कर दिया है, जिनमें एक औरत और एक मर्द है। इसके साथ एक दूसरा आदमी भी था जिसका नाम जोसेफ बताया गया है और अब वो दोनों गायब हैं। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है और यहाँ की पुलिस उन्हें बहरहाल तलाश कर लेगी, लुजागा ने कहा। और इमरान के चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात नमूदार हो गए। कत्ल कौन हुआ है, कौन लोग थे वो, इमरान ने होन बेचते हुए कहा। इनमें एक यहाँ का पेशावर कातिल है साबू और दूसरी उसकी बीवी है कोरी। अरे वाह, ओ वाकई यही बात होगी, ओ वेरी बैड, जवाना ने ये काम रकाबत में किया है, लुजागा ने बात करते करते यकलहा चौंक कर कहा। रकाबत में क्या मतलब, कैसी रकाबत, इस बार इमरान वाकई हैरान रह गया था। अब मुझे अचानक याद आया है कि जब जवाना मास्टर किलर्स में था तो कोरी उसकी फ्रेंड थी, वो इसमें बेहद दिलचस्पी रखता था। साबू कोरी का कजन था, यह क्रीमिया में रहते थे। फिर जवाना बाकीशिया चला गया और वापस न आया तो यकीनन कोरी ने अपने कजन साबू से शादी कर ली होगी। अब अचानक वो मिल गए होंगे और कोरी को साबू की बीवी के रूप में देखकर वो बर्दाश्त न कर सका होगा, इसलिए उसने इन दोनों का खात्मा कर दिया। लेकिन अब उसे तलाश करना बेहद ज़रूरी है, उसे पुलिस के हाथों से बचाना ज़रूरी है, लुजागा ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ये कोरी वाली बात पहली बार उसने सुनी थी, लेकिन इसके बावजूद ये बात उसके हलक से नीचे न उतर रही थी कि जवाना ऐसा भी कर सकता है। फिर जोसेफ भी उसके साथ था और इमरान जानता था कि जोसेफ औरतों के मामलात में किस कदर सर्द महर वाक़ई हुआ है, लेकिन अब जोसेफ और जवाना को ढूंढना वाकई ज़रूरी हो गया था। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को अंदर लेकर आ सकते हो जो रकम के बदले हमें इसके बारे में कुछ मालूमात मुहैया कर सके, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वाक़यात तो यही हैं जो मैंने बताए हैं, मैंने भी एक वेटर से मालूम किया है, वो मेरा वाकिफ़ है, उसने मुझे इन मकतूलीन के नाम बताए हैं, लुजागा ने कहा। उसे यहाँ लेकर आओ, इमरान ने कहा और साथ ही जेब से एक नोट निकाल कर लुजागा के हाथ पर रख दिया। ये उसे दे देना, लेकिन उसे यहाँ साथ लेकर आओ। इमरान का लहजा इंतहाई खुश्क था। लुजागा नोट पकड़े सर हिलाता हुआ टैक्सी से नीचे उतरा और एक बार फिर होटल की तरफ बढ़ गया। जवाना जैसे आदमी कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता, बास लुजागा के जाने के बाद टाइगर ने कहा। और इमरान ने कोई जवाब देने के बजाय सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद लुजागा वापस आया तो उसके साथ एक मुकामी आदमी था जिसने वेटर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। लुजागा ने उसे फ्रंट सीट पर बिठा दिया और वेटर फ्रंट सीट पर अपनी तरफ मुंह करके बैठ गया। अब सब कुछ साहब लोगों को ठीक ठाक बता दो, लुजागा ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। साहब 2 देव है कल हफ्ची, जिनमें से एक का नाम जवाना और दूसरे का नाम जोसेफ था, बाकीशिया से आए थे। उन्होंने होटल में सूट बुक करवाया, फिर कोरी और उसके शोहर साबू होटल में आए और उन्होंने जवाना की बाबत काउंटर से मालूम किया। मैं सब काउंटर के करीब ही मौजूद था। काउंटर वाले ने उन्हें बताया कि वो कहीं गए हुए हैं, तो वो दोनों हॉल में ही बैठ गए। फिर जवाना और जोसेफ वापस आए और सीधे अपने सूट में चले गए। कोरी ने काउंटर पर आकर जवाना से फ़ोन पर बात की, फिर वो दोनों इनके सूट में चले गए। मिस्टर जवाना ने 5 बोतल शराब मंगवाई जो मैंने ही सर्व की। इस वक्त कोरी और साबू दोनों वहाँ मौजूद थे। फिर काफ़ी देर बाद सफाई का वक्त हुआ तो सफाई करने वाले ने अंदर कोरी और साबू की लाशें देखी, लेकिन जवाना और जोसेफ दोनों गायब थे, उनका सामान भी मौजूद नहीं था। होटल वालों ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस लाशें ले गई और उसने मेरा बड़ा तफसीली बयान भी लिखा, वेटर ने किसी मशीन के अंदाज में बोलते हुए कहा। कोरी और उसके शोहर साबू को तो तुम जानते होगे, कैसे लोग थे ये, इमरान ने जेब में से एक और नोट निकालकर वेटर की मुट्ठी में देते हुए कहा और वेटर ने जल्दी से नोट अपनी यूनिफॉर्म की जेब में डाली। उसकी आंखों में यकलहा चमक उभर आई थी। जनाब कोरी और साबू मियाँ बीवी थे, दोनों काफिर सब अहले क्रीमिया से यहाँ आए थे। साबू पेशावर कातिल था और पूरे जिम्बाब्वे में सबसे खतरनाक कातिल समझा जाता था। कोरी उसके काम की बुकिंग करती थी और इसके अलावा साहब वो यहाँ के सब मशहूर गुंडे और मुजरिम वारा की भी औरत थी। बस मैं इतना ही जानता हूँ साहब, वेटर ने जवाब देते हुए कहा। ये वारक कौन है, इमरान ने लुजागा की तरफ देखते हुए कहा। एक बार का मालिक है, इंतहाई खतरनाक हद तक मुजरिम और गुंडा है, सुना है इसका बड़ी बड़ी तंजीमों से राब्ता है, लुजागा ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तुम जाओ, शुक्रिया, इमरान ने वेटर से कहा। वेटर सलाम करके टैक्सी से नीचे उतरा और तेजी से होटल की तरफ बढ़ गया। लुजागा इस बार की तरफ चलो जहाँ वारक मिल सकता है, इमरान ने लुजागा से कहा। पहले आप मुझे ये बताएं कि अब जवाना की क्या है, मुझे तो शक पड़ता है कि अब जवाना के मास्टर इमरान ही हैं, क्योंकि जितनी बड़ी रकम आपने इस वेटर को दी है, इसके बाद आपकी एयरपोर्ट से यहाँ तक की बातें सुनकर मुझे तो यही शक पड़ता है। अगर ऐसा है तो आप बता दें, लुजागा आपकी खिदमत में अपनी जान भी लड़ा देगा, लुजागा ने कहा।
तुम चलो तो सही, जब जवाना मिल जाएगा तब तारुफ भी हो जाएगा, फिलहाल वक्त ज़ाया मत करो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और लोज़ागा ने खामोशी से टैक्सी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो एक बार के सामने पहुंच चुके थे। बाहर की इमारत और इसके गिर्द फैले हुए हाली रकबे के लिहाज से तो बाहर अच्छी खासी शानदार थे, लेकिन बाहर में आने जाने वाले अफराद का ताल्लुक वाकई ज़ेरे ज़मीन दुनिया से लगता था। अलबत्ता इनमें गैर मुल्की मर्द और औरतें भी कसीर तादाद में शामिल थीं। तुम बाहर हमारा इंतजार करोगे, इमरान ने जेब से 2 बड़े नोट निकाल कर लोज़ागा की झोली में डालते हुए कहा और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतराया। दूसरी तरफ से टाइगर भी नीचे उतरा, अलबत्ता उसने अपना ब्रीफकेस कार के अंदर ही रहने दिया था। आओ टाइगर, इस वारक से मिलते हैं, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता वो बार के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। टाइगर उसके साथ था। वसी और इस बार का हॉल औरतों और मर्दों से खचाखच भरा हुआ था। शराब की तेज बू और मंशियात के गाढ़े धुएं की वजह से हॉल में बैठे हुए अफराद की शक्लें कुछ पुरस्कार सी लग रही थी। हॉल के दोनों कोनों में 2 बड़े बड़े काउंटर थे, जहां 4 मुकामी लड़कियां शराब वेटरों को सर्व करने में मसरूफ थी। इमरान काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। एक लड़की फ़ोन सामने रखी उसे अटेंड करने में मसरूफ थी। जी फरमाइए, इमरान और टाइगर के करीब पहुंचते ही उसने रिसीवर क्रैडल पर रखते हुए कहा। वारक से कहो कि क्रीमिया के वार्नर ब्रदर्स आए हैं, बहुत बड़ा सौदा है, लाखों डॉलर का और काम फौरी नौयत का है, इमरान ने लड़की से मुखातिब होकर कहा। बास तो मौजूद नहीं है, आप इंतजार कर लें, लड़की ने जवाब देते हुए कहा। जहां भी हो से बात कराओ लड़की, वरना वारक को पता चला कि तुमने वार्नर ब्रदर्स को वापस भेज दिया है तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। इमरान का लहजा सख्त हो गया था। तो फिर आप टोनी से मिल लें, इधर बाएं तरफ राहदारी क्या है, में उसका दफ्तर है, वो मैनेजर है, वो जानता होगा कि बास कहाँ है, मुझे तो मालूम नहीं है। लड़की ने एक तरफ जाती हुई राहदारी की तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ इस राहदारी की तरफ बढ़ गया। टाइगर भी खामोशी से उसके पीछे था। राहदारी क्या है में वाकई एक दरवाजे के सामने टोनी के नाम और मैनेजर के ओहदे की तख्ती नजर आ रही थी। दरवाज़ा बंद था। इमरान ने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर से लॉक नहीं था और इमरान उसके कमरे में दाखिल हो गया। कमरा वाकई दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था। एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक गैंडे नुमा आदमी फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ था। इमरान और टाइगर के अंदर दाखिल होने पर उसने इशारे से इन दोनों को सोफों पर बैठने का इशारा किया और खुद वो फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ रहा। इमरान और टाइगर सोफों पर इत्मीनान से बैठ गए। दरवाज़ा खुद ब खुद उनके अकब में बंद हो चुका था। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, टोनी ने थोड़ी देर बाद रिसीवर क्रैडल पर रखते हुए कहा। वारक जहाँ भी हो उससे कहो कि क्रीमिया से वार्नर ब्रदर्स आए हैं, लाखों डॉलर का धंधा है और वक्त बेहद कम है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। लाखों डॉलर्स का धंधा, फरमाए, बास का सारा काम तो मैं करता हूँ, टोनी ने चौंक कर कहा। इसका मतलब है तुम लोगों को वाकई इस काम से दिलचस्पी नहीं है। ओके, वारक को बस इतना बता देना कि वार्नर ब्रदर्स तो उसके पास ही आए थे, लेकिन बहरहाल ठीक है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सोफे से उठकर वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। टाइगर भी उठ खड़ा हुआ। प्लीज़ जनाब, 1 मिनट जनाब, टोनी ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा और इमरान वापस मुड़ाया। मैं बात कराता हूँ आपकी, प्लीज़, टोनी ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। टोनी ने जल्दी से रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। टोनी बोल रहा हूँ, बाहर से बात से बात कराओ, नंबर डायल करने के थोड़ी देर बाद टोनी ने कहा। क्यों, फ़ोन किया है, टोनी? दूसरी तरफ से एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। चूँकि इमरान अब टोनी के करीब जाकर खड़ा हो गया था, इसीलिए रिसीवर से आने वाली आवाज़ उसके कानों तक पहुँच गई थी। बास क्रीमिया से वार्नर ब्रदर्स आए हैं, वो आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि लाखों डॉलर का धंधा है और वो फौरी तौर पर आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने तो उन्हें कहा है कि वो मुझे बता दें, लेकिन वो नाराज़ होकर वापस जाने लगे, इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर दिया है। टोनी ने जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। वार्नर ब्रदर्स, ओ वो कैसे यहाँ आ गई? बहरहाल बात कराओ और सुनो, लाउडर भी ऑन रखना ताकि तुम भी सारी बात से वाकिफ हो सको, दूसरी तरफ से कहा गया और टोनी ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया और साथ ही एक बटन दबा दिया। बिग वार्नर बोल रहा हूँ, इमरान के मुंह से कराते हुए अंदाज में आवाज़ निकली। ओ तुम, और यहाँ जिम्बाब्वे में कैसे आना हुआ? वारक के लहजे में शदीद हैरत थी। अब उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। सुनो वारक, धंधा मुआवजे के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन काम के लिहाज से बहुत छोटा। सिर्फ 2 आदमियों के मुतालिक मालूम कराना है कि वो कहाँ है और फिर उन तक पहुँचना, उनका मुआवजा मुँह मांगा दिया जाएगा। लेकिन काम फौरी इंतहाई नौयत का है, इसलिए हमें खुद यहाँ आना पड़ा है। तुम्हारी टिप हमें क्रीमिया में दी गई थी, इसलिए हमने पहले तुमसे रब्ता किया है। बोलो, काम करोगे या किसी और से बात करें? इमरान ने इसी तरह तेज़ लहजे में कहा। किन लोगों को तलाश कराना है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। 2 देवहैकल हबशी हैं, एक का नाम जवाना है, दूसरे का नाम जोसेफ जवाना पहले मास्टर किलर्स का मेंबर था, फिर वो पाकिस्तान में एक शख्स अल इमरान का मुलाजिम हो गया है और जोसेफ भी अल इमरान का ही मुलाजिम है। ये दोनों पाकिस्तान से यहाँ आए हैं और उनके पास एक ऐसा राज है जो हमने उनसे हासिल करना है। सुना था कि उनकी रहाइश मंबासा होटल में है, लेकिन मंबासा होटल से वो एक औरत और एक मर्द को कत्ल करके फरार हो चुके हैं, उन्हें तलाश करना है। इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। उनके पास राज है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आए वो पाकिस्तान से हैं और तुम्हारा ताल्लुक क्रीमिया से है, वो तुम्हारा राज कैसे यहाँ लेकर आ सकते हैं? वारक ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें फल खाने से मतलब होना चाहिए वारक, दरख्त गिनने से नहीं, समझे? बोलो, काम लेना है या नहीं? हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इमरान का लहजा बेहद सख्त हो गया था। 1 लाख डॉलर लूँगा और वो भी कैश। दूसरी तरफ से वारक ने झटकेदार लहजे में कहा। ठीक है, हमें मंजूर है, इमरान ने जवाब दिया। ओके, रिसीवर टोनी को दे दें, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर टोनी को पकड़ा दिया। टोनी, जब बिग ब्रदर वार्नर साहब रकम दे दें तो मुझे फ़ोन। दूसरी तरफ से वारक की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और टोनी ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। ये तुम्हारा बास अजीब बातें करता है, उसने तो ऐसी बातें की है जैसे वो इन दोनों के मुतालिक जानता हो कि वो कहाँ है। हालांकि मेरा ख्याल है उन्हें ट्रेस करना इंतहाई मुश्किल काम है, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा और टोनी बेइख्तियार हंस पड़ा। जनाब, आपके लिए यहाँ ये काम मुश्किल होगा, बास के लिए नहीं है। वैसे बास खुशकिस्मत आदमी भी है कि उससे ऐसे आसान काम अक्सर मिला करते हैं। आप रकम मुझे दे दें, टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने भी लाउडर पर सारी बातें सुन ली थी।
रकम की फिक्र मत करो मिस्टर टोनी, $1 लाख वार्नर ब्रदर्स के लिए ऐसे हैं जैसे 10 शिलिंग। असल बात काम की है। मेरी तसल्ली नहीं हुई कि वाकई ये काम हो भी जाएगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, जनाब आप मुकम्मल तसल्ली रखिए, आपका काम 100% होगा, बल्कि समझे कि हो चुका है। टोनी ने कहा, हो भी चुका है क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा। अभी मालूम हो जाएगा, टोनी ने कहा। तो इमरान टाइगर से मुहातिब हो गया। टोनी को $1 लाख दे दो, इमरान ने टाइगर से मुहातिब होकर कहा। ब्रीफकेस बाहर टैक्सी में पड़ा है, ले आऊं, टाइगर ने उठते हुए कहा। और इमरान के सर हिलाने पर वो तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ा और फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस आया तो उसके हाथ में ब्रीफकेस मौजूद था। उसने ब्रीफकेस को खोला और उसके तहखाने में मौजूद खुफिया खाने को खोलकर उसमें रखी हुई बड़ी मालियत की नोटों की गड्डियाँ निकालकर टोनी के सामने मेज़ पर रखी और फिर खुफिया खाना बंद करके उसने ब्रीफकेस भी बंद कर दिया। टोनी ने गड्डियाँ उठाकर उन्हें अच्छी तरह चेक किया और फिर रकबी अलमारी खोलकर उसने गड्डियाँ उसके अंदर रखी और फिर मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ये राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से वारक की आवाज़ सुनाई दी। टोनी बोल रहा हूँ, बॉस $1 लाख वसूल कर लिए हैं और चेक कर लिए हैं। ओके हैं, टोनी ने जवाब दिया। ओके, वार्नर ब्रदर्स को साथ लेकर पॉइंट 2 पर आ जाओ ताकि अब उनसे तफसील से बातचीत हो सके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। टोनी ने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आइए जनाब, टोनी ने मेज़ की साइड से निकलते हुए कहा और इमरान और टाइगर उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद वो बार के कहलता रास्ते से गुजरकर बार से बाहर आ गए जहाँ लोजागा की टैक्सी भी खड़ी थी। मैं अपनी कार मंगवाता हूँ, टोनी ने कहा। रहने दीजिए, हमने टैक्सी 1 हफ्ते के लिए एंगेज कर रखी है, इसी में चलते हैं। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो फिर दोबारा कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता लोजागा की टैक्सी की तरफ बढ़ गया। लोजागा टैक्सी के बाहर खड़ा था। टोनी और टाइगर भी इमरान के पीछे वहां तक पहुंच गए। लोजागा ने टोनी को इंतहाई मोतबाना अंदाज में सलाम किया। लोजागा, ये तुम्हारी टैक्सी है, ख्याल रखना, ये बास के खास मेहमान हैं, इन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, टोनी ने बड़े तहख़्माना लहजे में लोजागा से मुखातिब होकर कहा। ये सर, लोजागा ने इंतहाई मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और फिर टोनी लोजागा के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गए जबकि इमरान और टाइगर रकबी सीट पर बैठ गए। बैमर रोड पर चलो, टोनी ने लोजागा से कहा और लोजागा ने इस बात में सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। वारक अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। ये फ़ोन डायरेक्ट कॉल के लिए था। वारक ने रिसीवर उठा लिया। ये वारक ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा, बस मैं जाकर बोल रहा हूँ, होटल मंबासा से कोरी और साबू दोनों जवान और जोसेफ के सूट में गए हैं और वहाँ उनके जाने के बाद 5 बोतल शराब भी मंगवाई गई है और अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई। दूसरी तरफ से एक मुअत्तबाना आवाज़ सुनाई दी। शराब मंगवाई गई है, क्या मतलब? क्या वो वहाँ दोस्ती करने गए हैं या मिशन मुकम्मल करने के लिए? वारक के लहजे में बेपनाह हैरत थी। बास कोरी ने काउंटर पर पहले जवाना के साथ फ़ोन पर बातचीत की और बास कोरी ने जिस अंदाज में जवाना से गुफ्तगू की है, इस लिहाज से तो कोरी और जवाना के दरमियान इंतहाई गहरे ताल्लुकात मालूम होते हैं। यूँ लगता है जैसे वो एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते रहे हों। जैकब की आवाज़ सुनाई दी और वारक ये सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओ वेरी बैड, इसका मतलब है कि हमारे साथ धोखा किया गया है। मैंने कोरी को इसीलिए मिशन दिया था कि वो साबू को इंतहाई जहानत से इस्तेमाल करती है और इंतहाई मुश्किल तरीन मिशन भी इस तरह मुकम्मल हो जाता है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। लेकिन इस बार मेरा ख्याल है कि हमारे साथ हाथ हो गया है। कोरी ने सौदा करते वक्त एक लफ्ज़ भी इस किस्म का मुंह से नहीं निकाला। वो पहले से जवानों को जानती है, बल्कि उसने तो बाकायदा मुझसे इसके फ़ोटो तलब किए थे। वारक ने होंठ बेचते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा, जो हुक्म हो बास, अगर आप हुक्म दें तो हम इन 2 आदमियों का आसानी से खात्मा कर सकते हैं। जैकब ने कहा, नहीं, हम किसी सूरत भी सामने नहीं आना चाहते। ये लोग इंतहाई खतरनाक तरीन तंजीम से मुंसलिक हैं और अगर उन्हें इल्म हो गया कि हमने उन्हें हलाक किया है तो हम उनकी नज़रों में आ जाएंगे। इसलिए पार्टी की तरफ से यही हिदायत दी गई है कि इन लोगों का हाथ में इस तरह किया जाए कि हम किसी सूरत भी सामने ना आए। वारक ने कहा। ये पास जैकब ने दूसरी तरफ से जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे पास कितने आदमी निगरानी कर रहे हैं? वारक ने पूछा। 4 आदमी, बास जैकब ने जवाब देते हुए कहा। पूरी तरह निगरानी करो, मुझे ताज़ा रिपोर्ट मिलती रहनी चाहिए, वारक ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के तासुरात नुमाया थे। उसकी आंखों में बार बार कोरी का चेहरा आ जाता और उसके होंठ बेंच से आते। अगर इस कोरी ने कोई धोखा किया तो मैं इसकी बोटियां दांतों से नोच डालूंगा, वारक ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने मेज़ की दराज खोली और उसमें से एक फ़ाइल निकालकर उसके पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। इसी दौरान मुख्तलिफ फ़ोन आते रहे और वो उन्हें अटेंड करता रहा। फिर अचानक जैकब का फ़ोन आ गया। जैकब बोल रहा हूँ बास, जैकब के लहजे में कदरे परेशानी का अंसर नुमाया था। ये क्या रिपोर्ट है? वारक ने पूछा। बास, कोरी और साबू दोनों बदस्तूर अंदर हैं और वो आदमी जिसका नाम जोसेफ बताया गया है अकेला शूर से बाहर आया और होटल से बाहर निकलकर वो मार्केट चला गया। मेरे आदमी ने उसका ताक़ुब किया है, वो भी वापस आया है। मेरे आदमी ने रिपोर्ट दी है कि उसने एक सुपर मार्केट से ऐसा सामान खरीदा है जिससे मास्क मेकअप किया जा सकता हो। इसके अलावा उसने अपने और जवाना के साइज़ के नए लिबास भी खरीदे हैं। वो अब दोबारा अपने सूट पे चला गया है और अभी तक वहीं है, जैकब ने रिपोर्ट देते हुए कहा। इसका मतलब है ये मामला वाकई मशकूक है। बहरहाल निगरानी जारी रखो, देखो नतीजा क्या निकलता है, वारक ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद जैकब का फ़ोन एक बार फिर आ गया। बॉस का दब हो गया है। जवाना और जोसेफ दोनों नए लिबास पहनकर और मास्क मेकअप करके अपने सामान समेत सूट से निकले हैं जबकि कोरी और साबू अंदर ही थे। मेरे आदमी इन दोनों के पीछे हैं। मैंने उनके जाने के बाद कमरे में जाकर चेक किया है तो वहाँ कोरी और साबू दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं, जैकब ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। ओ वेरी बैड, इसका मतलब है कि इन दोनों को इन पर शक हो गया और वो उन्हें हलाक करके निकल गए। अब तुम ऐसा करो कि अपने आदमी को अलर्ट कर दो, हमने उन्हें अगवा करना है। वो इस तरह काबू में नहीं आएंगे। अब उन्हें अगवा करके किसी खुफिया मुकाम पर मौत के घाट उतारना पड़ेगा। लेकिन ये काम इंतहाई एहतियात से होना चाहिए, वरना अगर उन्हें ज़रा सा भी शक पड़ गया तो फिर कोरी और साबू की तरह तुम्हारे आदमी भी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब मुझे एहसास हो गया है कि ये लोग मेरी तवक्को से ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, वारक ने कहा।
आप बेफिक्र रहें जनाब, ये अगवा हो जाएंगे। आप उन्हें कहाँ भिजवाना चाहते हैं? जैकब ने पूछा। पॉइंट नंबर 2 पर भिजवा दो, लेकिन ये सब काम इंतहाई एहतियात से होना चाहिए, वारक ने कहा। ये सर, जैकब ने जवाब दिया और वारक ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट के वक्फे के बाद जैकब की कॉल दोबारा आ गई। बस ये लोग अगवा होकर पॉइंट नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। ये खुशकिस्मती से हमारी स्पेशल टैक्सी में बैठ गए थे और ये आपके क्लब भी आ रहे थे। मुझे जब इत्तला मिली तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को खसूसी कोड में हदायत दे दी और उसने गैस फायर करके उन्हें बेहोश किया और पॉइंट नंबर 2 पर पहुंचा दिया है। मैं भी वहां पहुंच गया हूं और मैंने उन्हें खसूसी फौरादी कड़ों में पाबंद करा दिया है। अब पॉइंट नंबर 2 से ही आपको कॉल कर रहा हूँ। अब मजीद क्या हुक्म है? क्या उन्हें गोलियों से उड़ा दी जाए? जैकब ने कहा। नहीं, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो, वारक ने होंठ चबाते हुए कहा। फिर टोनी को अपने पॉइंट नंबर 2 पर जाने की इत्तला देकर वो दफ्तर से निकला और खुफिया रास्ते से गुजरता हुआ बार से बाहर अपनी मखसूस कार में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो पॉइंट नंबर 2 पर पहुंच चुका था। वहाँ जैकब मौजूद था। गुड जैकब, तुमने वाकई काम दिखाया है, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, वारक के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। थैंक यू बॉस, वैसे मैंने उनका मास्क मेकअप खत्म कर दिया है, वो अपने असल चेहरों में है, जैकब ने मुसरत भरे लहजे में कहा और वारक ने इस बात में सर हिला दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इस हॉल में पहुंच गया जहां जवाना और जोसेफ दोनों दीवारों के साथ मुंसलिक फौलादी कड़ों में झगड़े खड़े थे, लेकिन उनकी गर्दनें ढलकी हुई थी। आदमी तो दोनों ही जानदार हैं। वारक ने इन दोनों का बगौर जायजा लेते हुए कहा। ये इस बात की जवाना तो इंतहाई खतरनाक कातिल भी है, जैकब ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है, ये मास्टर किलर्स का रुकन था जिसकी दहशत किसी ज़माने में पूरे क्रीमिया में फैली हुई थी। इन्हें होश में ले आओ ताकि मैं इनसे पूछ सकूं कि उन्होंने कोरी और साबू को कैसे हलाक किया है। साबू तो इंतहाई मुहतात कातिल था, वो कैसे इनके काबू आ गया? वारक ने कहा और जैकब ने सर हिलाते हुए एक तरफ खड़े हुए एक आदमी को इशारे से अपनी तरफ बुला लिया। ये सर, इस आदमी ने करीब आकर मोहतबाना लहजे में कहा। रॉकी स्पेशल एंटी गैस बोतल अलमारी से निकालो और इन दोनों को होश में लेकर आओ, जैकब ने कहा और वो आदमी सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। दरवाजे के साथ ही दीवार में एक कदादम अलमारी मौजूद थी। उसने अलमारी खोली और उसमें मौजूद नीले रंग की एक बड़ी बोतल उठाई जिसकी गर्दन काफ़ी लंबी थी। उस पर खसूसी किस्म का ढक्कन लगा हुआ था। बोतल उठाकर वो दीवार से जकड़े खड़े जवाना और जोसेफ की तरफ बढ़ गया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और बारी बारी दोनों के नतनों से इसका दहाना चंद लम्हों तक लगाने के बाद उसने बोतल बंद की और वापस मुड़कर उसे दोबारा अलमारी में रखा। फिर एक तरफ मोहतबाना अंदाज में खड़ा हो गया। वारक की नजरें इन दोनों पर जमी हुई थी और थोड़ी देर बाद चंद लम्हों के वक्फे से इन दोनों को होश आ गया और होश में आते ही वो हैरत से हॉल और वारक, जैकब और रॉकी को देखने लगे। दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात थे। तुम्हारा नाम जवाना है और तुम्हारा जोसेफ और तुम दोनों का ताल्लुक पाकिशा के अल इमरान से है, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? वारक ने बातचीत का आगाज़ करते हुए कहा। तुम कौन हो? जवाना ने दरश्त लहजे में कहा। मेरा नाम वारक है, वारक ने फाथाना लहजे में कहा। ओ तो तुम हो वारक, जवाना ने होंठ बेचते हुए कहा। तुमने कोरी और साबू को हलाक कर दिया है, वो कैसे तुम्हारे हत्थे चढ़ गए और मुझे बताया गया है कि तुम मास्क मेकअप करके मेरे बार की तरफ ही आ रहे थे। क्या कोरी और साबू ने तुम्हें मेरे मुतालिक बताया था? वारक ने कहा। जाहिर है और हम इल्म नजूम तो नहीं जानते, लेकिन तुम्हें किसने हमारे कत्ल के लिए हायर किया है, हम यही पूछने तुम्हारी तरफ आ रहे थे, लेकिन शायद वो टैक्सी ड्राइवर तुम्हारा खास आदमी था, जवाना ने इसी तरह दरश्त लहजे में कहा। हाँ, तुम शुरू से ही हमारी निगरानी में थे ताकि अगर साबू तुम्हें हलाक करने में कामयाब न हो सके तो हम कोई दूसरा जरिया इख्तियार करें, और अब हमने दूसरा जरिया इख्तियार किया है कि तुम यहाँ बेबस खड़े हो और किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि तुम कहाँ चले गए हो। अब तुम्हें यहाँ गोलियों से भून दिया जाएगा और फिर तुम्हारी लाशों को सैकड़ों टुकड़े करके गटर में बहा दिए जाएंगे। इस तरह हमारी पार्टी की शर्त पूरी हो जाएगी कि तुम्हारे साथियों को तुम्हारे कातिल का सुराग किसी सूरत भी ना मिल सके। वारक ने तेज़ लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि जवाना कोई जवाब देता, अचानक एक आदमी तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सर, टोनी की कॉल है बाहर से, इस आदमी ने कहा और साथ ही कार्डलेस फ़ोन पीस उसने वारक की तरफ बढ़ा दिया। टोनी की कॉल बाहर से? अच्छा, वारक ने कहा और फ़ोन पीस लेकर उसने काम से लगा लिया कि वो फ़ोन किया है टोनी। वारक ने बटन दबाकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। इस क्रीमिया से वार्नर ब्रदर्स आए हैं, वो आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि लाखों डॉलर का धंधा है और वो फौरी तौर पर आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने तो उन्हें कहा है कि मुझे बता दें, लेकिन वो नाराज़ होकर वापस जाने लगे, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। दूसरी तरफ से टोनी ने जल्दी जल्दी बात करते हुए कहा। वार्नर ब्रदर्स तो वो कैसे यहाँ आ गए? बहरहाल बात कराओ और सुनो, लाउडर भी ऑन कर लेना ताकि तुम भी सारी बात से वाकिफ़ हो सको। वारक ने कहा। लाउडर का उसने इसीलिए कहा था क्योंकि लाउडर के साथ कॉल टेप करने का खुफिया स्विच भी मुंसलिक था, इस तरह कॉल खुद बहुत टेप हो जाती थी। वार्नर ब्रदर्स का सुनकर वो वाकई हैरान रह गया था क्योंकि वो जानता था कि क्रीमिया के वार्नर ब्रदर्स इंतहाई खतरनाक तरीन ग्रुप के सरबराह है और वो उन्हें अच्छी तरह जानता था। बिग वार्नर बोल रहा हूँ। उसी लम्हे दूसरी तरफ से घर आती हुई आवाज़ सुनाई दी और वारक के चेहरे पर मजीद हैरत के तासुरात उभर आए क्योंकि आवाज़ और लहजा वाकई बिग ब्रदर्स का ही था। ओ तुम और यहाँ जिम्बाब्वे में कैसे आना हुआ? वारक ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो वारक, धंधा मुआवजे के लिहाज से बड़ा है लेकिन काम के लिहाज से बहुत छोटा। सिर्फ 2 आदमियों के मुतालिक मालूम कराना है वो कहाँ है, फिर उन तक पहुँचना है। उसका मुआवजा मुँह मांगा दिया जाएगा, लेकिन काम इंतहाई फौरी नोयत का है, इसलिए हमें खुद यहाँ आना पड़ा है। तुम्हारी टिप हमें क्रीमिया में दी गई थी, इसलिए हमने यहाँ तुमसे रब्ता किया है। बोलो, काम करोगे या किसी और से बात करें? बिग वार्नर ने कहा और वारक के चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासुरात उभर आए। किन लोगों को तलाश करना है? वारक ने हैरत भरे लहजे में पूछा। दो हैकल हब्शी हैं, एक का नाम जवाना है, दूसरे का नाम जोसेफ। जवाना पहले मास्टर किलर्स का मेंबर था, फिर वो पाकिशा में एक शख्स अल इमरान का मुलाजिम हो गया है और जोसेफ भी अल इमरान का ही मुलाजिम है। ये दोनों पाकिशा से यहाँ आए हैं, उनके पास ऐसा राज है जो हमने उनसे हासिल करना है।
सुना था कि उनकी रहाइश मोम्बासा होटल में है, लेकिन मोम्बासा होटल से वो एक औरत और एक मर्द को कत्ल करके फरार हो चुके हैं। उन्हें तलाश करना है। दूसरी तरफ से तफसील से बताएगी और वारक के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। उनके पास राज है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आए वो पाकिशिया से हैं और तुम्हारा ताल्लुक एक्रीमा से है और तुम्हारा राज कैसे यहाँ लेकर आ सकते हैं? इस पर वारक ने जानबूझकर हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम्हें फल खाने से मतलब होना चाहिए वारक, दरख्त गिरने से नहीं। समझे? बोलो, काम लेना है या नहीं? हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बिग वार्नर का लहजा यकलहद बेहद सख्त हो गया था। $1,00,000 लूंगा और वो भी कैश। वारक ने उसीला लहजा बनाते हुए कहा। ठीक है, हमें मंजूर है, बिग वार्नर ने जवाब देते हुए कहा। रिसीवर टोनी को दे दें, वारक ने कहा। फिर उसने टोनी को हिदायत की कि रकम वसूल होने के बाद उसे फ़ोन करे। इसके साथ उसने फ़ोन को बटन ऑफ किया। फिर फ़ोन भी उसने साथ खड़े जैकब को देकर अपने कोट की जेब से एक छोटी सी फ़ोन बुक निकाली और उसके सफ़ात देखने में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों बाद एक सफ़े पर उसकी नज़रें जम गई। वो चंद लम्हे सफ़े को देखता रहा। फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए डायरी बंद की और जैकब के हाथ से फ़ोन पीस लेकर उस पर मौजूद नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। समर हाउस पर कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। बिग वार्नर से बात कराए, मैं जिम्बाब्वे से वारक बोल रहा हूँ। उनका दोस्त वारक ने स्पॉट लहजे में कहा। यह सर दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बिल्कुल वही आवाज़ सुनाई दी जो भी चंद लम्हे पहले वो गुफ्तगू कर रहा था। हेलो, बिग वार्नर स्पीकिंग। कैसे फ़ोन किया है? वारक बोलने वाले के लहजे में हैरत थी। एक बिग वार्नर मेरी बार में मौजूद है और एक बिग वार्नर से मेरी बात एक्रीमिया में हो रही है। अब मैं किसी असली और किसी नकली समझू? वार्नर ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारी बार में बिग वार्नर? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और वारक ने उसे बता दिया कि किस तरह उसकी बार के मैनेजर टोनी ने फ़ोन पर उसे कहा कि वार्नर ब्रदर्स जिम्बाब्वे आए हैं और लाखों डॉलर का धंधा है और फिर कैसे इस तरह उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई है। ये कैसे हो सकता है? वारक, तुम तो मेरी आवाज़ अच्छी तरह पहचानते हो। दूसरी तरफ से बिग वार्नर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसीलिए तो मैं भी चकरा गया हूँ। बिल्कुल हूबहू तुम्हारी आवाज़ और लहजा और तुम्हारे ही बोलने का महसूस अंदाज मुझे कतई शक न पड़ता। मुझे शक इसीलिए पड़ा है कि उसके मुझसे बात करते वक्त अंदाज में वो बेतकल्लफ़ी और दोस्ती का परतू ना था जो तुम्हारा मेरे साथ होता है। वो मेरे साथ इस तरह बात कर रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हों। फिर उसने अपनी बात में खास तौर पर यह कहा है कि उसे मेरी टिप एक्रीमिया से मिली है और वो बार बार मुझे किसी दूसरे को काम देने की धमकियाँ दे रहा था। हालांकि तुम्हारे साथ मेरी जिस किस्म के ताल्लुकात हैं उनके मुताबिक तुम्हें जिम्बाब्वे आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम फ़ोन पर भी मुझे काम दे सकते थे और मैं जानता हूँ कि मेरे अलावा जिम्बाब्वे में तुम और किसी को काम दे ही नहीं सकते। पहले भी तुम्हारे कई काम मैंने किए हैं, वारक ने जवाब देते हुए कहा। ओ लेकिन ये कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ किस तरह नकल कर सकते हैं? ये तो मेरे लिए इंतहाई तशवीश की बात है। बिग वार्नर ने कहा। उन्होंने जिन लोगों को ट्रेस करने का काम मुझे दिया है वो पहले ही मेरे कब्जे में है और उनका ताल्लुक पाकिशिया सीक्रेट सर्विस वाले काम करने के लिए अल इमरान से है। लेकिन चूंकि अल इमरान को पाकिशिया में हलाक किया जा चुका है, इसलिए यही कहा जा सकता है कि ये भी अल इमरान के ही साथी होंगे। वारक ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? अल इमरान को हलाक किया जा चुका है? बिग वार्नर ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में पूछा। हाँ, ये बात तस्दीक शुदा है। क्यों, तुम क्या उसे जानते हो? वारक ने कहा। अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो वारक, इमरान जिस शख्सियत का नाम है उसका हलाक कर देना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। और ये भी बता दो कि अल इमरान वाहिद आदमी है जो ना सिर्फ मेरे मुतालिक जानता है बल्कि वो मेरी आवाज़ किस तरह नकल भी कर सकता है जिस तरह तुम बता रही हो। और अगर वो अल इमरान है तो फिर मेरा मशवरा है फ़ौरन इन आदमियों को जिन्हें तुमने कब्जे में कर रखा है उसके हवाले कर दो, वरना दूसरी सूरत में वो अगर तुम्हारा मुखालिफ हो गया तो फिर तुम्हें जिम्बाब्वे तो क्या पूरी दुनिया में भी जाए बनाना में लगी। बिग वार्नर ने कहा। ऐसी बात नहीं है बिग वार्नर, ये बात तो शायद शुदा है कि वो हलाक हो चुका है। बहरहाल मैं मुहतात रहूँगा। गुड बाय, वारक ने कहा और बटन ऑफ करके उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। ये सब क्या है? बास जैकब ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। धोखा, हम बाल पर बच्चे हैं, ये यकीनन जवाना और जोसेफ के साथी होंगे। अब हमने इन्हें काबू करना है। आओ मेरे साथ, वारक ने कहा और तेज़ी से हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैकब भी खामोशी से उसके पीछे चला आया जबकि रॉकी वहीं कमरे में ही रह गया। अभी वो राहदारी में ही थी कि फ़ोन की घंटी बाज उठी और वारक ने बटन दबा दिया। टोनी की कॉल। तो उसने बताया था कि उसने $1,00,000 की रकम वसूल कर ली है। तो उसने टोनी को इन दोनों को साथ लेकर पॉइंट 2 पर आने की हिदायत दे दी। फिर फ़ोन बंद कर दिया। ये दोनों जो भी हैं खतरनाक बहरहाल हैं, इसलिए तुम 0x फायर गन लेकर मेरे साथ रहना। फिर जैसे ही मैं इशारा करूँ तुमने अचानक इन पर फायर कर देना है। इस तरह ये फौरी तौर पर बेहोश हो जाएंगे और फिर हम इन दोनों को जोसेफ और जवाना के साथ ही फौलादी कड़ों में जकड़कर उनसे असलियत तगलवाएंगे। लेकिन ख्याल रखना, तुम्हारी मामूली सी कोताही मेरी और तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। वारक ने सिटिंग रूम के अंदाज में सजाए गए कमरे में दाखिल होते ही जैकब से कहा। इस बात आप फिक्र न करें, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। जैकब ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और वारक को वहीं कमरे में छोड़कर वो तेज से कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। आखिर तुम लोग इतना बड़ा दावा कैसे कर लेते हो कि इधर हमने तुम्हें $1,00,000 दिए, इधर काम हो गया कि इसकी कोई खास वजह है? इमरान ने एक भी सीट से अचानक फ्रंट पर बैठे हुए टोनी से मुखातिब होकर कहा। वो इस वक्त लोजागा की टैक्सी में सवार बैमर रोड की तरफ जा रहे थे जहां बकौल टोनी वारक मौजूद था। इमरान ने सिर्फ इसी पर वारक को टटोलने की कोशिश की थी कि होटल मोम्बासा के वेटर ने कहा था कि कोरी वारक के पास रहती है और साबू के लिए काम वो करती है और ज़्यादातर काम उसे वारक ही देता है और वारक का दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमों से रब्ता रहता है। लेकिन टोनी ने रकम लेते वक्त जिस किस्म की गुफ्तगू की थी और जिस मुकम्मल एतमाद और भरोसे से उसने ये कहा था कि बस रकम लेते ही उनका काम बन जाएगा, उससे इमरान ने अंदाजा लगा लिया था कि वो दुरुस्त रास्ते पर चल रहा है। बास वारक जिम्बाब्वे का किंग है, उसके लिए काम इंतहाई मामूली हैसियत रखता है। जिम्बाब्वे का ये दारुल हुकूमत साउथ वारी तो कोई हैसियत ही नहीं रखता। बास अगर चाहे तो पूरे जिम्बाब्वे की तलाशी ले सकता है, टोनी ने जवाब दिया।
और इमरान इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कार एक फ्राख सड़क पर पहुंच गई जहां बैम्बर रोड का एक बड़ा सा बोर्ड लगा नजर आ रहा था। लुजागा ने बैम्बर रोड पर पहुंचते ही सवालिया नजरों से साथ बैठे हुए टोनी की तरफ देखा। 31 एवेन्यू 3 पैलेस पर ले चलो, टोनी ने कहा। लुजागा ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने कार एक जली सड़क पर मोड़ी और फिर काफी आगे जाकर वो दाएं तरफ मुड़ा तो दूर दूर तक फैली हुई खूबसूरत जदीद अंदाज की कोठियों का इलाका आ गया। चंद लम्हों बाद लुजागा ने कार एक सौर पत्थरों की बनी हुई कोठी के बड़े से गेट के सामने जाकर रोक दी। टोनी कार रुकते ही दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और उसने स्टून पर लगे हुए कॉल बेल का बटन दबा दिया। कौन है? स्टून में लगी हुई जाली में से एक रख्त सी आवाज सुनाई दी। टोनी हूँ, बाहर से आया हूँ, बास के 2 मेहमान साथ हैं, टोनी ने मोतबाना लहजे में कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। टोनी वापस आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुला और टोनी ने लुजागा को टैक्सी अंदर ले जाने के लिए कहा। लुजागा ने खामोशी से टैक्सी आगे बढ़ा दी, फिर उसे जाकर पोर्च में रोक दिया जहाँ पहले 2 बड़ी कारें मौजूद थी। उसी लम्हे बरामदे में मौजूद एक आदमी तेजी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। इमरान और टाइगर भी टैक्सी से नीचे उतर गए थे। तुम टैक्सी पर क्यों आए हो? टोनी आने वाले ने कतरे राहत लहजे में कहा। इन साहिबान ने इसरार किया था इसलिए मैं मजबूर हो गया, टोनी ने जवाब दिया। आइए जनाब, मेरा नाम जैकब है और मैं बास का फर्स्ट असिस्टेंट हूँ। बास आपका इंतजार कर रहे हैं, इस आदमी ने इमरान और टाइगर से मुहातिब होकर कहा और वापस मुड़ गया। मेरे लिए क्या हुक्म है? टोनी ने पूछा। तुम इसी टैक्सी में वापस जा सकते हो, बास मेहमानों को होते ही ड्रॉप करा देंगे। जैकब ने मुड़कर टोनी से मुहातिब होकर कहा। सॉरी जनाब, ये टैक्सी हमने हायर कर रखी है, ये यहीं रहेगी और हम इसी में वापस जाएंगे। मिस्टर टोनी, चाहे तो यहीं रहेंगे, चाहे तो बाहर से कोई और टैक्सी हायर कर लें, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके टोनी, तुम बाहर से टैक्सी ले लो, टैक्सी ड्राइवर तुम यहीं इंतजार करो, जैकब ने टोनी और टैक्सी ड्राइवर लुजागा से कहा और एक बार फिर मुड़कर आगे बढ़ गया। इमरान और टाइगर उसके पीछे चलते हुए एक बड़े कमरे में पहुंच गए जो फर्नीचर की तरतीब के लिहाज से सिटिंग रूम लगता था। यहाँ एक लंबे कद और कदरे भारी जिस्म का आदमी मौजूद था जिसके जिस्म पर 3 पीस सूट था। इमरान और टाइगर के अंदर दाखिल होते ही वो उठकर खड़ा हो गया। मेरा नाम वारक है, इसने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिए। इमरान उसकी आवाज़ से ही पहचान गया था कि यही वारक है। बिग वार्नर, इमरान ने अपना तारुफ कराते हुए कहा और साथ ही उसने टाइगर का तारुफ लिटिल वार्नर के नाम से कराया क्योंकि अक्रीमा की जराइम पेशा दुनिया में ये दोनों भाई इन्हीं नामों से पहचाने जाते थे। आप जैसे मशहूर अफराद से मिलकर मुझे वाकई बेहद मसरत हो रही है, तशरीफ़ रखिए, वारक ने कहा। फिर इमरान और टाइगर के कुर्सियों पर बैठ जाने के बाद वो भी सामने कुर्सी पर बैठ गया। टोनी से जैसे ही ये इत्तला मिली कि आपने रकम अदा कर दी है, मैंने पूरे सॉल्सबेरी में अपने आदमी को इन दोनों की तलाश में लगा दी है। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ बैठे बैठे इन दोनों के बारे में कहीं ना कहीं से बुनियादी इत्तला मिल जाएगी, वारक ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने सुना है कि जिस औरत और मर्द को इन दोनों ने होटल मंबासा में हलाक किया है उनका ताल्लुक तुमसे है, क्या ऐसा किसी दुश्मनी के तहत हुआ है या कोई और झगड़ा था? इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। कोरी और साबू दोनों शायद मियाँ बीवी थे और साबू बेहतरीन पेशावर कातिल था और तुम्हें शायद मालूम ना हो कि कोरी किसी ज़माने में इस जवाना की दोस्त रही है और साबू कोरी का कज़न था। फिर जवाना जब एशिया चला गया तो कोरी और साबू ने आपस में शादी कर ली और फिर वो यहाँ जिम्बाब्वे आ गए। हो सकता है कि कोरी की वजह से इस जवाना ने साबू को मार डाला हो और कोरी ने साबू की हमायत करने की कोशिश की हो, इसलिए वो भी हलाक हो गई हो, वारक ने कहा। तो इमरान ने सर हिला दिया। उसी लम्हे एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिनमें शराब की एक बोतल और 3 जाम रखे हुए थे। उसने बड़े मोतवाना अंदाज में बोतल और जाम दरमियानी मेज़ पर रखे, फिर बोतल खोलकर उसने गिलासों में शराब उंडेलनी शुरू कर दी। सॉरी, हम दोनों शराब सिर्फ मखसूस औकात में पीते हैं और ये हमारी शराब नोशी का वक्त नहीं है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी खुशनुदी का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, वारक ने मुस्कुराते हुए कहा और शराब से भरा हुआ गिलास उठाकर उसने मुँह से लगाया और चुस्कियाँ लेने लगा। जैकब उन्हें कमरे में बिठाकर खुद वापस चला गया था। इस जोसेफ और जवाना के पास क्या राज था जिसकी वजह से तुम्हें इतनी दूर यहाँ जिम्बाब्वे में आना पड़ा? वारक ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि तुम सिर्फ फल खाने तक अपने आप को महदूद रखो, दरख्त गिरने की कोशिश ना करो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और वारक बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ठीक है ना, बताओ, मुझे वाकई इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मुझे तो वो काम करना है जिसका मैंने मुआवजा लिया है, वारक ने बड़े फराह दिलाना लहजे में कहा और उसी लम्हे जैकब अंदर दाखिल हुआ। बास इत्तला मिल गई है, ये दोनों एक रहायशी कोठी में छुपे हुए हैं। उनमें से एक ने होटल मंबासा फ़ोन करके कहा है कि अगर कोई उनके बारे में पूछने आए तो उसे बता दिया जाए कि वो वापस अक्रीमिया चले गए हैं। इस कॉल को ट्रेस कर लिया गया है और अब हमारे आदमी इस कोठी की तरफ तस्दीक के लिए रवाना हो चुके हैं, अभी हद में इत्तला मिल जाएगी, जैकब ने करीब आकर मोतबाना लहजे में कहा और इमरान और टाइगर दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। देखा जनाब, हम किस कदर तेज़ी और फुर्ती से काम करते हैं, अभी आप मजीद हमारा काम देखेंगे तो बेहद खुश होंगे, वारक ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने महसूस किया कि आम से लहजे में की गई इस बात की तय में गहरा तंज पोशीदा था। जैकब वारक की कुर्सी की पुश्त पर बड़े मोतबाना अंदाज में खड़ा था। फिर जैसे ही वारक का फिक्र खत्म हुआ, इमरान ने देखा कि उसका हाथ फिजा में उठा। इसके साथ ही एक धमाका हुआ और इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आंखों में यकलहत सुर्ख मिर्चें डाल दी हों। उसके दोनों हाथ बेख्तियार आंखों की तरफ उठे। ये उसके जहन में उभरने वाला आखिरी एहसास था। इसके बाद क्या हुआ? उसके जहन में कुछ नहीं था, तमाम एहसास था कि आंखों में पैदा होने वाली जलन और तकलीफ का एहसास भी यकलहत खत्म हो गया था। फिर जैसे दर्द की तेज लहर जिस्म में दौड़ती हैं, इस तरह उसे अपने जिस्म में तकलीफ और दर्द की एक तेज लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। इसके साथ ही उसके जहन पर मौजूद स्याह पर्दा जैसे खिसक गया। उसकी आंखें खुली और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बड़े हॉल कमरे में दीवार के साथ मुंसलिक फौलादी कड़ों में था। उसके दोनों हाथ ऊपर दीवारों में नस्ब कड़ों में फंसे हुए थे, जबकि दोनों पन्नियों के गिर्द भी फौलादी कड़े मौजूद थे और एक आदमी उसके सामने खड़ा था। अब टाइगर की तरफ बढ़ रहा था जो इस तरह फौलादी कड़ों में जकड़ा खड़ा था। उसने दूसरी तरफ गर्दन मोड़ी, इसके साथ उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया।
क्योंकि दूसरी तरफ जोसेफ और जवाना भी फौलादी कड़ों से जकड़े खड़े थे, लेकिन उनकी गर्दनें ढलकी हुई थी। इस आदमी ने टाइगर को इंजेक्शन लगाया, फिर पीछे हटकर हॉल के दरवाजे के साथ रखी हुई मशीन गन उठाकर खड़ा हो गया। ये सब क्या है? हम किसकी कैद में हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में इस आदमी से पूछा। तुम बास फारक की कैद में हो, अभी बास आने वाला है, इस आदमी ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया। और इमरान के हलक से बेइख्तियार एक तवील सांस निकल गया। उसने एक बार फिर गर्दन मोड़कर टाइगर की तरफ देखा, जो अब कराहता हुआ होश में आ रहा था। इसके साथ ही वो चौंक पड़ा, क्योंकि टाइगर अपनी असल शक्ल में था। इसके चेहरे से मेकअप गायब था। पहले चूंकि सामने खड़ा हुआ आदमी टाइगर और उसके दरमियान था, इसलिए वो टाइगर की तरफ सिर्फ साइड देख सकता था। चेहरा उसे नजर न आया था। उसके होंठ बेइख्तियार बंच गए, क्योंकि टाइगर का मेकअप साफ होने का साफ मतलब था कि उसका मेकअप भी खत्म हो चुका होगा। बास बास ये ओ आपका मेकअप खत्म हो गया, ये किसने किया है ऐसा? टाइगर ने होश में आते ही हैरत भरे लहजे में कहा। इस आदमी ने तो यही बताया है कि ये सब कुछ वारक ने किया है, और जोसेफ और जवाना भी यहाँ मौजूद है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और भी इमरान का फिक्र खत्म हुआ ही था कि हॉल का दरवाज़ा खुला और वारक अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे जैकब था। वारक के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मैंने कहा नहीं था कि हम इसी तरह तेज़ी और फुर्ती से काम करते हैं, और तुमने अब देख लिया होगा कि तुम दोनों के चेहरों से मेकअप भी साफ हो चुका है, और तुम्हारे तलब करदा ये दोनों अफराद भी यहाँ पहुँच चुके हैं। हकीकत ये है कि जब टोनी ने तुम्हारे जरिए मुझसे बात की, इस वक्त भी मैं इसी कमरे में मौजूद था, और जोसेफ और जवाना इसी तरह बंधे हुए मेरे सामने मौजूद थे। अगर तुम्हारा फ़ोन ना आ जाता तो अब तक ये दोनों कब्रों में पहुंच चुके होते। तुमने दरअसल वार्नर ब्रदर्स बनकर हमाकत की है। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि वार्नर ब्रदर्स के साथ मेरे इंतहाई करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इसलिए तुमने फ़ोन पर जब अजनबियत और गैरियत का इजहार किया तो मुझे शक गुजरा, और मैंने क्रीम बिग वार्नर से फ़ोन पर बात की। इस तरह मुझे पता चल गया कि तुम नकली आदमी हो। तुम्हें यहाँ बुलवाने का मकसद भी यही था कि तुम्हें मालूम किया जा सके कि तुम कौन हो, वरना तो वहीं टोनी ही तुम्हारा हाथमा कर देता। यहाँ तुम्हें बेहोश करने के बाद जब तुम्हारा मेकअप वॉश किया गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि तुम एक्रीमी नहीं बल्कि एशियाई हो। इसका मतलब है कि तुम इस साल इमरान के साथी हो जो पाकिस्तान में हलाक हो चुका है, और तुम्हारा ताल्लुक यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से होगा। और अब तुम बताओगे कि तुम लोग यहाँ जिम्बाब्वे किस मकसद के लिए आए हो? वारक ने पूरी तकरीर करते हुए कहा। ये जोसेफ और जवाना को क्यों बेहोश कर रखा है तुमने? क्या इनसे तुम्हें कोई खतरा है? इमरान ने उसकी इतनी लंबी तकरीर सुनने के बाद बड़े इत्मीनान भरे लहजे में उसे उल्टा सवाल करते हुए कहा। मैंने उन्हें इसीलिए दोबारा बेहोश कर दिया था ताकि तुमसे पहले बातचीत हो सके। मैं उन्हें होश दिला देता हूँ, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वारक ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर वो साथ खड़े जैकब की तरफ मुतवज्जे हो गया। जैकब, इन दोनों को भी होश में ले आओ ताकि इन साहिबान की शिकायत दूर हो सके, वारक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पास जैकब ने कहा। फिर उस आदमी से मुहातिब हो गया जिसने इमरान और टाइगर को इंजेक्शन लगाकर होश में दिलाया था। रॉकी, इन दोनों को भी इंजेक्शन लगा दो, जैकब ने इस आदमी से मुहातिब होकर कहा। ये पास रॉकी ने कहा। फिर उसने जेब से एक स्ट्रिंग निकाली जिसकी सुई पर कैप चढ़ी हुई थी, और तेज नीले रंग का महलूल पूरी स्ट्रिंग में भरा हुआ था। फिर सुई से कैप हटाकर वो जोसेफ और जवाना की तरफ बढ़ गया, और थोड़ी देर बाद वो दोनों भी होश में आ गए। लो, अब होश आ गए इन दोनों के। बस मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब अपना तारुफ करा दो ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम्हारा हदूद अरबा क्या है, वारक ने बड़े नरम और दोस्ताना लहजे में कहा। मेरा नाम प्रिंस है और ये मेरा साथी है टाइगर। ये तो हुआ हमारा तारुफ। अब तुम भी बता दो कि तुम्हें जोसेफ और जवाना को और फिर मुझे और मेरे साथी को इस तरह अगवा करने और यहाँ दीवारों से झगड़ने के लिए किसने कहा है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ये तो मेरा अपना फैसला है, वरना मुझे तो हुक्म मिला था कि जोसेफ और जवाना दोनों को हलाक करा दो। मैंने साहबों को इसी काम पर तैनात भी किया था, लेकिन वो उल्टा उनके हाथों मारा गया, इसलिए मैंने उन्हें अगवा करा लिया ताकि अब ये काम मेरा आदमी जैकब कर सके। वारक ने जवाब दिया। किसने हुक्म दिया था तुम्हें? क्या हॉटफील्ड ने? इमरान ने कहा, और वारक चौंक पड़ा। हॉटफील्ड? वो कौन है? मैंने किसी हॉटफील्ड को नहीं जानता। मुझे तो लॉर्ड जाकिरो ने हुक्म दिया था। लॉर्ड जाकिरो जिम्बाब्वे का असल हुक्मरान है। जिम्बाब्वे की हुकूमत तो डिमी है, यहाँ असल हुकूमत लॉर्ड जाकिरो की है। जिम्बाब्वे का आधे से ज़्यादा रकबा उसकी ज़ाती मलकियत में है, वारक ने जवाब देते हुए कहा। उसे जोसेफ और जवाना के बारे में कैसे मालूम हुआ? इमरान ने पूछा। उसके हाथ बेहद लंबे हैं। ये तो जिम्बाब्वे है। एक्टीमिया में अगर कोई बच्चा किसी कार के नीचे आकर मरता है तो लॉर्ड जाकिरो को इसका इल्म हो जाता है, वारक ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम मेरी लॉर्ड जाकिरो से बात करा सकते हो? इमरान ने कहा। सॉरी, ये काम नहीं हो सकता। लॉर्ड जाकिरो तो बड़े बड़े ओहदेदारों को मुलाकात का वक्त नहीं दिया करता, तुमसे क्यों बात करेगा? वारक ने जवाब देते हुए कहा। क्या लॉर्ड जाकिरो का रकबा सिर्फ जिम्बाब्वे में है या मालागौसी में भी है? इमरान ने पूछा तो वारक चौंक पड़ा। मालागौसी तो सालम जजीरा जाकिरो की जागीर में शामिल है, वहाँ की हुकूमत भी उसकी मर्जी से बनती है, वारक ने जवाब देते हुए कहा। बस ये लोग हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टा आपसे इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है। जैकब अचानक बोल पड़ा। वहाँ वाकई हम वक्त ज़ाया हो रहा है। ओके, फिनिश कर दो इन्हें ताकि मैं लॉर्ड जाकिरो को मिशन मुकम्मल होने की इत्तला दे दूँ, वारक ने कहा। और जैकब ने सर हिलाते हुए कांधे से लगी हुई मशीन गन उतार कर हाथों में ले ली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। अगर जाकिरो तक ये इत्तला पहुंच गई कि प्रिंस ने उनसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, तो फिर शायद तुम्हारी रूहें भी सदियों तक बुलबुलाती रह जाएं। जाओ लॉर्ड से कहो कि प्रिंस ऑफ डम्प से बात करना चाहता है। इमरान का लहजा यकलहत बदल गया। प्रिंस ऑफ डम्प? वारक ने यकलहत हैरान होते हुए कहा। छोड़े बास, ये आदमी हम अपना रोब जमाने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैं पहले इसकी जुबान बंद करता हूँ, जैकब ने कहा, और एक कदम आगे बढ़कर उसने मशीन गन का रुख इमरान के सीने की तरफ किया और ट्रैकर पर उसकी उंगली हरकत करने लगी। और इमरान के होंठ बेइख्तियार बेंच के फुलादी कड़ों में जकड़े होने की वजह से वो वाकई बुरी तरह बेबस हो चुका था। गोश्त ने फारक को चक्कर देकर वक्त हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जैकब शायद वक्त देने पर रजामंद नहीं था। इमरान के साथी भी बेबस हुए खड़े थे। आखिरी बार कह रहा हूँ कि इमरान ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अभी उसका फिक्र मुकम्मल ना हुआ था कि कमरा एक के बाद एक धमाकों और इंसानी चीखों से गूंज उठा, और ये चीखें जैकब और रोकी के हलक से निकली थी। वो फर्श पर पड़े बुरी तरह तड़प रहे थे।
जबकि वारक हैरत से आंखें फाड़े इस तरह उन्हें तड़पता हुआ देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा। और इमरान की भी यही हालत थी। इतना तो उसने चेक कर लिया था कि गोलियां साइड की दीवार में मौजूद रोशनदान से चलाई गई थी और ये फायरिंग रिवॉल्वर से की गई थी, लेकिन ऐसा किसने किया होगा ये बात उसकी समझ में न आ रही थी। ओ ये कैसे हो गया? किसने? वारक ने अचानक बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे बाहर से तेज फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी और वारक यकलहत अपनी जगह से उछला और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ा और दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। ये अचानक कौन यहाँ हमारी मदद के लिए आ गया है? इमरान ने हैरान होकर कहा। मास्टर, मैंने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन ये फौलादी कड़े इस कदर मजबूती से दीवारों में नस्ब है कि किसी तरह टूट ही नहीं रही है। अचानक जौना की आवाज़ सुनाई दी। कोरी से मिलने के बाद अब फौलादी कड़े तो मजबूत लगने ही थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी बात मत करो मास्टर, वो घटिया औरत थी, तवाइफ बन चुकी थी। ये ठीक थे कि किसी ज़माने में वो मेरी दोस्त थी, लेकिन एक्रीमिया में रहते हुए मुझे ये शऊर ही नहीं था कि यहाँ औरत कभी कुतिया भी बन जाती है और औरत नहीं रहती। लेकिन पाकीशा में रहने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि औरत और कुतिया में क्या फ़र्क होता है और औरत किस कदर अजीम होती है। साबू और कोरी ने अचानक हम पर फायर खोल दिया था और अगर जोसेफ चुकाना ना होता तो हम दोनों मारे जाते। जोसेफ की फायरिंग से साबू हलाक हो गए, जबकि कोरी के हाथ से रिवॉल्वर निकल गया, लेकिन वो बच गई थी। मेरे दिल में फिर भी इसके लिए नरम गोशा मौजूद था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने बताया कि साबू की अदम मौजूदगी में मुबारक के साथ रहती है तो मुझे उससे शदीद नफरत हो गई। मैं समझ गया कि वो औरत नहीं है, वो कुतिया बन चुकी है। मैंने इस कुतिया को गोली मार दी। अब उसका नाम मेरे सामने ना लो मास्टर, जवाना ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बस हमें किसी न किसी तरह यहाँ से छुटकारा हासिल करना चाहिए, वरना किसी भी लम्हे मौत हम पर जबर सकती है, टाइगर ने अचानक बात करते हुए कहा। झपट तो बड़ी थी, लेकिन इसका रुख मोड़ दिया गया। मगर ये फौलादी कड़े वाकई ऐसे हैं कि इनसे किसी सूरत भी निजात हासिल करने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं मुसलसल इस पॉइंट पर ही गौर कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। इसके साथ ही एक धमाके से दरवाज़ा खुला और इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि दरवाजे पर लोजागा खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में मशीन गन थी। लोजागा, तुम? और यहाँ जवाना की इंतहाई हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ जवाना, मैं यहाँ हूँ और मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे मास्टर की जान बचाने में कामयाब हो गया हूँ, लोजागा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो वारा कहाँ है? इमरान ने कहा। मैंने उसे बेहोश करके बांध दिया है। मेरा ख्याल था कि शायद आप उससे पूछगिछ करें, लोजागा ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर वो सीधा जवाना के पास पहुंच गया। फिर उसने पंजों के बल उठकर अपना हाथ ऊंचा किया और जवाना की कलाई के गिर्द मौजूद फौलादी कड़े की एक साइड पर मौजूद बटन को प्रेस किया तो टाक की आवाज़ के साथ ही फौलादी कड़ा दरमियान से खुल गया और जवाना का दायां हाथ आज़ाद हो गया। मास्टर को खोलो लोजागा, मैं तुम्हारा ममनून हूँ, लेकिन तुम यहाँ जिम्बाब्वे में और फिर यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम भी वारक के साथी हो? जवाना ने दाएं से बाएं हाथ का कड़ा खुद ही खोलते हुए कहा। लोजागा यहाँ हमारे साथ आया था, हम उसके मेहमान हैं और ये हमारा मेज़बान, और उसने वाकई मेज़बानी का हक अदा कर दिया है कि अपने मेहमानों को बर वक्त तहफ़्फ़ुज़ किया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लोजागा बेइख्तियार हंस पड़ा। आप अगर वहाँ एयरपोर्ट पर ही बता देते कि आप जवाना के मास्टर हैं तो क्या हर्ष था? मैं हाँ सोचता रहा कि आपका जवाना से क्या ताल्लुक हो सकता है, लोजागा ने इमरान के बाजों के कड़े खोलते हुए कहा। मेरा प्रोग्राम तो यही था कि जवाना के सामने तकरीब रूनुमाई मुनक्किद हो, लेकिन जवाना साहब तो अपनी रूनुमाई में मसरूफ़ निकले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर झुककर उसने अपने पैरों में मौजूद कड़े खोले और फिर वो कदम बढ़ाता आगे आ गया। जवाना इस दौरान अपने पैरों के कड़े खोलकर जोसेफ को भी आज़ाद करा चुका था। थोड़ी देर बाद टाइगर भी आज़ाद हो गया। अब बताओ कि तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया? वैसे ही हकीकत है कि इस पर तुम वाकई हमारे लिए नेकी का फरिश्ता साबित हुए हो, वरना वो जैकब तो एक लम्हे की भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको लेकर जैकब अंदर चला गया तो मैं टैक्सी के पास ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जैकब वापस आया तो मुझे लेकर अकबी तरफ एक कमरे की तरफ आया। फिर उसने अचानक मेरे सर पर किसी चीज़ का वार किया तो मैं कमरे की चौखट पर ही गिर गया। उसने दूसरा वार किया और फिर मुझे होश ना रहा, लेकिन फिर मुझे अचानक होश आ गया तो मैंने देखा कि मैं एक छोटे कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने अपने होश दुरुस्त किए। फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो खुल गया। कमरे की एक अलमारी से मुझे एक रिवॉल्वर भी मिल गया। जिस अंदाज में मेरे सर पर ज़रबें लगाई गई थी, इसने मुझे इंतहाई बरअफ़रोख्ता कर दिया था। मैं इस जैकब से इंतकाम लेना चाहता था। चुनाचे मैं रिवॉल्वर लेकर इस कमरे से निकला, लेकिन सामने के रुहाने के बजाय मैं अकबी तरफ एक खुली खिड़की की तरफ बढ़ गया। वहाँ से मैं कमरे में पहुंचा। इसके बाद एक पतली सी राहदारी में, लेकिन वहाँ पहुंचते ही मैं ठटक कर रुक गया, क्योंकि इस पतली सी राहदारी में मौजूद एक रोशनदान से मुझे जैकब की आवाज़ सुनाई दे गई। मैंने इस रोशनदान से झांका तो मैं ये देखकर चौंक पड़ा कि आप और जवाना इस तरह जकड़े हुए खड़े थे और वो जैकब भी मौजूद था और वारक भी। वारक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी सोच ही रहा था कि किस तरह आप लोगों को इनके पंजों से बचाऊं कि अचानक इस जैकब ने आपकी तरफ मशीन गन की नाल की। चुनाचे मैंने भी फौरी तौर पर जैकब पर और फिर इसके साथी पर, जिसके हाथ में मशीन गन थी, फायर कर दिया, लेकिन रिवॉल्वर में शायद 2 ही गोलियां थी, तीसरी चली ही नहीं, इसलिए वारक बच गया, वरना मैं उसे भी हलाक कर देता। चुनाचे मैं रिवॉल्वर को वहीं फेंक कर तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। फिर एक आदमी मुझे नजर आ गया। वो शायद फायरिंग की आवाज़ें सुनकर इधर आ रहा था। उसके हाथ में मशीन गन थी। मैंने अचानक उस पर हमला किया और उसके मुंह पर ज़रब लगाकर उसे एक तरफ फेंका। उसके हाथ से मशीन गन झपट ली। इसके बाद मैंने उसके सर पर मशीन गन के बट की ज़रब लगाकर उसका हाथमा किया। फिर मैं बाहर आ गया। 4 और आदमी मौजूद थे, वो सब मेरी गोलियों का निशाना बन गए। उसी लम्हे वारक अचानक कमरे में दाखिल हुआ और उसने यकलहत मुझ पर हमला कर दिया। मशीन गन मेरे हाथों से निकल गई और मैं नीचे गिर पड़ा। उसने मशीन गन उठाने के लिए छलांग लगाई तो मुझ पर झपट पड़ा और उसे उठाकर मैंने पूरी कुव्वत से दीवार से दे मारा। उसके सर पर शदीद चोट आई और वो बेहोश हो गया। मैंने मशीन गन उठाकर उस पर फायर खोलना चाहा, लेकिन मुझे अचानक आपका ख्याल आ गया। आप उसे किसी लाट से बात करने का कह रहे थे। मैंने सोचा कि शायद ये ज़रूरी हो और वारक की मौत के बाद ऐसा ना हो सके, तो मैंने उसे हलाक करने का इरादा ख़त्म कर दिया। फिर इसी कमरे से मिलने वाली एक रस्सी की मदद से मैंने उसके हाथ और पैर बांधे और फिर मशीन गन उठाकर मैंने पूरी कोठी का राउंड लगाया। आखिरकार तलाश करते हुए मैं यहाँ पहुँच गया, लोजागा ने पूरी तफसील बताते हुए कहा और इमरान ने उसे बड़े पुरखलूस अंदाज में शाबाश दी। तो लोजागा के साथ साथ जवाना का चेहरा भी मुसर्रत से खिल उठा। थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में पहुंच गया जहाँ वारक रस्सियों से बंदा बेहोश पड़ा हुआ था। तुम जानते हो कि लाट जाकिरो कौन है? इमरान ने अचानक एक ख्याल के तहत लोजागा से पूछा।
नहीं जनाब, ये नाम तो मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। लुज़ागा ने कहा, ओके अब ये वारक ही बताया गया, इसे होश में लेकर आओ। जवाना इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और जवाना ने पहले फर्श पर पड़े हुए वारक को उठाकर एक कुर्सी पर डाला, फिर उसका मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दी। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हो गए तो जवाना पीछे हट गया।